जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। और आज हम लोग लेके आ गए हैं आपके लिए एफएसटी टेस्ट नंबर 43, जो हमारा एडिशनल टॉपिक का टेस्ट है, जिसमें हम लोग प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का टेस्ट आप लोगों ने दिया। और हमारे डॉक्टर एसपी सिंह सर का मिशन है अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो इसी मिशन के तहत हम लोग ये डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, और ये डिस्कशन मैं और स्वप्निल सर करेंगे। फर्स्ट 51 से 75 तक मेरा डिस्कशन रहेगा, उसके बाद स्वप्निल सर आएंगे। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। एक इक्वेशन दी गई है, फेरिक NH4OH से रिएक्ट कर रहा है, कंपाउंड A बन रहा है, और फिर A का HCl से रिएक्शन होने पर कंपाउंड B बनता है, और B की K4 एफिशिएंसी पोटेशियम फेरोसाइनाइड से रिएक्शन करने पर C बनता है। और बेटा सेकंड रिएक्शन जो हमारी है उसमें फेरिक क्लोराइड पोटेशियम थायोसाइनेट यानी कि KCNS के साथ D बना रहा। अब मुझसे पूछ रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ध्यान देना, तो मुझे सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, करेक्ट कौन कौन से हैं, इनकरेक्ट कौन कौन से हैं, वो मुझे देखना है यहाँ पे। तो चलिए एक एक करके चेक करते हैं आपके साथ। देखिए सबसे पहले तो हम ये रिएक्शन बना लेते हैं कि इन रिएक्शंस में हमारे ABCD हैं क्या क्या और उनकी क्या क्या खास बात है। तो बेटा जब फेरिक NH4OH के कांटेक्ट में आएगा तो फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH होल थ्राइस। अच्छा, फेरिक हाइड्रोक्साइड के लिए बता देना चाहता हूँ, आपने बेसिक रेडिकल के टेस्ट में पढ़ा होगा, ग्रुप थर्ड में हमारे जो रेडिकल्स हैं वो है फेरिक Al3+ Cr3+, और फेरिक का जो हाइड्रोक्साइड है वो ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन होता है। तो बच्चा ये है हमारा रेड ब्राउन कलर का कंपाउंड या रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट है। अब अगर हम फेरिक हाइड्रोक्साइड को HCl में मिलाते हैं तो रिएक्शन हो जाएगी बच्चा और बन जाएगा FeCl3। अब बेटा जब ये FeCl3 बन जाएगा तो FeCl3 की एक खास बात है कि ये डिसॉल्व हो जाता है वाटर में, बिकॉज आपने पढ़ा होगा कि 4 मेटल क्लोराइड्स ऐसे हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। इसके अलावा सभी मेटल क्लोराइड्स वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं, सॉल्युबल होते हैं। और ये 4 मेटल क्लोराइड कौन कौन से हैं? पहला है PbCl2, दूसरा है AgCl, तीसरा है Hg2Cl2 दैट मींस मर्क्यूरस क्लोराइड, इसे कैलोमल भी कहते हैं, परगेटिव की तरह यूज होता है, और फोर्थ वन इज CuCl। अब अगर कोई आपसे पूछे कि क्या ZnCl2 वाटर में घुल जाएगा? जी हाँ घुल जाएगा। फेरिक क्लोराइड घुल जाएगा? हाँ घुल जाएगा। सोडियम क्लोराइड घुल जाएगा? सब घुल जाएंगे। सो ये फेरिक क्लोराइड वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, और जब इसकी पोटेशियम फेरोसाइनाइड से रिएक्शन होगी तो सर देखिएगा क्या बनने जा रहा है, बनेगा Fe4FeCN होल 6। इसको हम लोग फेरिक फेरोसाइनाइड कहते हैं, और आप लोग ने पढ़ा होगा ये प्रूशियन ब्लू कलर का होता है। चलिए इसकी भी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई, प्रूशियन ब्लू कलर का। जब फेरिक क्लोराइड की KCNS से रिएक्शन करेंगे तो हमें जो D मिल रहा है ये है FeSCN होल थ्राइस, और ये रेड ब्लड कलर का कंपाउंड है, रेड ब्लड कलर का कंपाउंड है। अब इतनी बातें हमने जान ली हैं, अब हम लोग इसमें देखते हैं कि क्या क्या हमारी बातें सही हैं और क्या क्या गलत हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए, AR रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। तो A क्योंकि मेरा फेरिक हाइड्रोक्साइड है तो रेडिश ब्राउन तो है ही है, तो ये तो सही है। फिर हमारे पास आ गया B, सेकंड ऑप्शन, C फॉर्म्ड हैज ब्लू कलर। C देखिए बेटा फेरिक फेरोसाइनाइड है, ब्लू कलर है, ये बात भी सही है। और फिर हमारे पास आ गया कंपाउंड D इज ब्लड रेड इन कलर। कंपाउंड D देखो ब्लड रेड कलर है, बिल्कुल सही। लेकिन मुझे सही नहीं लेना, मुझे तो इनकरेक्ट लेना। B इज इनसॉल्युबल इन वाटर। अभी जैसे बताया कि फेरिक क्लोराइड तो वाटर सॉल्युबल है, इसलिए ये फोर्थ ऑप्शन हमारा गलत है, बिकॉज वाटर में जो इनसॉल्युबल हैं वो 4 क्लोराइड्स हैं, और उन 4 क्लोराइड्स के नाम आपको पता है, या कह दे फॉर्मूलेज आपको पता है।
पहला था AgCl दैट मीन सिल्वर क्लोराइड, दूसरा था PbCl2, तीसरा था हमारा Hg2Cl2 कैलोमल और चौथा था CuCl। सबका अलग अलग वाटर में तो सब अनडिसॉल्व रहते हैं। PbCl2 हॉट वाटर में सॉल्युबल होता है और इसी तरीके से AgCl NH4OH में सॉल्युबल होता है, Hg2Cl2 एक्वा रेजिया में सॉल्युबल होता है, CuCl HCl की प्रेजेंस में सॉल्युबल होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आप इससे सेटिस्फाइड रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, फिर से इनकरेक्ट आ गया, इनकरेक्ट अबाउट फिनोल्फ्थलीन। तो फिनोल्फ्थलीन के लिए आपको मैं एक आइडिया दे देता हूं। ये हमारे पास देखिए एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड को आप देखिए, ये बेटा थैलिक एनहाइड्राइड है, ये थैलिक एनहाइड्राइड है। और जब इसकी रिएक्शन हम लोग थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन फिनॉल से कर देते हैं तो 2 मॉलिक्यूल फिनॉल की रिएक्शन, 2 मॉलिक्यूल फिनॉल की रिएक्शन इस थैलिक एनहाइड्राइड से हो जाएगी और एक वाटर रिलीज हो जाएगा। वाटर रिलीज कर देते हैं सर, ये देखिए वाटर रिलीज हो गया। और जब वाटर रिलीज हो जाएगा तो इस सी पर ये दोनों फिनोलिक ग्रुप अटैच हो जाएंगे। तो रिएक्शन में मुझे मिल क्या जाएगा, रिएक्शन में ये कंपाउंड मिल जाएगा और इस कंपाउंड को फिनोल्फ्थलीन कहते हैं। ये देखो ये थैलिक एनहाइड्राइड का कार्बन था और इस कार्बन पे हमने 2 फिनॉल लगा दिए। ये देखिए सर, ये हमारा फिनोल्फ्थलीन है और इस फिनोल्फ्थलीन की खास बात ये है कि ये एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है बट अल्कलाइन मीडियम में ये हमारा पिंक कलर शो करता है। अब वो मुझसे कह रहा है कि क्या बात गलत है। अच्छा, ये एक एसिड बेस इंडिकेटर भी है। इट इज अ थैलीन डाई, तो ये डाई है क्योंकि ये अल्कलाइन मीडियम में पिंक कलर देता है, तो ये डाई है, ये बात सही है हमारी। फिर कह रहा है कि इट इज यूज्ड एज ए एसिड बेस इंडिकेटर, जैसे मैंने बताया कि एसिडिक मीडियम में ये है कलरलेस और बेसिक मीडियम में अल्कलाइन मीडियम में पिंक कलर का है, तो अपने मीडियम चेंज को कलर चेंज की सहायता से बताएगा। इट इज ऑब्टेन बाय कंडेंसेशन ऑफ फिनॉल, देखिए मैंने फिनॉल बनाए थे, एंड थैलिक एनहाइड्राइड, और ये कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। सर बिल्कुल सही है। इन द बेसिक मीडियम इट इज कलरलेस बट इट इज पिंक इन द एसिडिक मीडियम। तो ये बच्चों बात गलत हो गई। कौन सी बात गलत हो गई? फोर्थ, ये बेसिक मीडियम में कलरलेस बोल रहा है जबकि बेसिक मीडियम में पिंक है और एसिडिक मीडियम में कलरलेस है। सो ये फोर्थ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रूटी स्मेल, तो इसके लिए जान लेते हैं फ्रूटी स्मेल किस फंक्शन ग्रुप की होती है। आप लोग को पता होगा ईस्टर की। जब कभी ईस्टर कहीं पर पाया जाएगा, ईस्टर ग्रुप होगा, एल्किल एल्केनोएट होगा, तो समझ जाना फ्रूटी स्मेल आएगी। अब ये कैसे बनता है तो सब लोग जानते हैं। जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से कराते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अगर हम लोग अल्कोहल से कराएं तो उस समय हमें एसिडिक मीडियम में कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हम लोग ये देखते हैं कि यहां से वाटर लॉस हो जाता है। ये देखिए सर, अल्कोहल का OH टूटेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का CO बॉन्ड टूटेगा और ये मुझे यहाँ पे मिल जाएगा RC डबल बॉन्ड OR। अगर ये डिफरेंट एल्काइल ग्रुप है तो इसको R डैश से दिखा देते हैं। ये हमारा ईस्टर है, ये फ्रूटी स्मेल रखता है और साथ में मेरा ये वाटर निकल गया। ये जो एसिटिक एसिड है इसको ग्लेशियल फॉर्म में ठंडा करके ले लेते हैं, तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड और अच्छा होता है। कह रहा है कैसे फ्रूटी स्मेल प्रोड्यूस होगी? प्राइमरी अमीन रिएक्ट विद एनहाइड्राइड? नहीं सर,
उसके बाद अल्कोहल रिएक्ट विद ग्लेशियल एसिटिक एसिड ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, हाँ जी सर बिल्कुल सही है। एन एल्डिहाइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन, नहीं, इससे तो ऑक्साइन बनेगा और वो उसकी कोई स्मेल नहीं होती है। और कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट, तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो CO2 गैस निकलेगी, वो भी स्मेललेस होती है। इसलिए बाकी सब में कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, सही नहीं है, सेकंड ही सही है। 54 इन ऑर्गेनिक एनालिसिस ब्रैडी रीजेंट क्या है अपने आपको इसका नाम पता होना चाहिए, अपने मन में सोचिए इस समय क्या नाम है इसका, तो आपको याद आएगा इसको 2,4-DNP नाम दिया जाता है। 2,4-DNP यानी कि 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन इसका नाम है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि देखो ये है हमारे पास, ये है सर हमारे पास हाइड्राजीन। अब अगर मैं इस हाइड्राजीन में एक H हटा दूं और इसकी जगह सर मैं एक बॉन्ड खाली कर लूं और इस बॉन्ड को खाली करने के बाद इस पर एक फेनिल ग्रुप लगा दूं, ये देखो ये फेनिल ग्रुप लगा दिया, तो इससे हम लोग कहेंगे फेनिल हाइड्राजीन। और अगर हम इसको कार्बन नंबर 1 माने, इसको 2 माने और इसको 4 माने और इस पे NO2 ग्रुप जोड़ दो तो इसे कहेंगे 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन। अब इसकी रिएक्शन जब हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन से करते हैं C डबल बॉन्ड O से, तो एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन करने पर इससे वाटर रिलीज हो जाता है, ये वाटर रिलीज हो गया और वाटर रिलीज होने के बाद हमें एक कंपाउंड मिलता है और ये कंपाउंड ये है सर, ये जो होता है ऑरेंज या रेड येलो कलर का एक कंपाउंड होता है और ये तभी बनता है जब एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन कराई गई हो, यानी कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन कराई गई हो। इसका मीन्स ये है कि ये जो ब्रैडी रीजेंट है ये कार्बोनिल कंपाउंड के टेस्ट के काम में आता है, अल्कोहल में नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं, कार्बोनिल दैट मींस एल्डिहाइड कीटोन, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा सेकेंडरी अमीन में नहीं। सेकेंडरी अमीन, प्राइमरी अमीन, ये सब हम लोग हिंसबर्ग रीजेंट की हेल्प से चेक कर सकते हैं। अब देखिए एसिटल्डिहाइड कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम एसीटोन। एसिटल्डिहाइड एक एल्डिहाइड है, कीटोन है एसीटोन। अब एल्डिहाइड और कीटोन का डिस्टिंग्विश टेस्ट हमारे फेमस आपने टेस्ट पढ़े हुए हैं, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट। इसके अलावा आपने पढ़ा हुआ है टॉलेंस रीजेंट टेस्ट, तो आप टॉलेंस रीजेंट टेस्ट भी कर सकते हैं, आप चाहें तो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट भी कर सकते हैं और आप चाहें तो बेनेडिक्ट टेस्ट भी कर सकते हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी कर सकते हैं। एल्डिहाइड ये सारे टेस्ट देता है और कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देते हैं। टॉलेंस रीजेंट टेस्ट कीटोन दे सकते हैं अगर वो हाइड्रोक्सी कीटोन लाइक फ्रक्टोज हो, बाकी कोई भी कीटोन नहीं देगा। अब बात आती है सोडियम बाइसल्फाइड से एल्डिहाइड भी रिएक्शन करता है, कीटोन भी करता है। हाँ, कीटोन की थोड़ी स्लो होती है ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर, लेकिन एल्डिहाइड आराम से करता है, लेकिन हम इसके बेस पे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन यानी कि ब्रैडी रीजेंट अभी आपको बताया था इसके बारे में, तो ये तो सर हमारा एल्डिहाइड से भी रिएक्शन करेगा, कीटोन से भी करेगा, दोनों से करेगा, तो सेपरेशन नहीं है। हाँ, कलर के बेस पे थोड़ा बहुत हो सकता है, एक येलो कलर बनाएगा, एक ऑरेंज रेड कलर बनाएगा, लेकिन हम इससे भी ज्यादा बेटर ऑप्शन तलाश कर रहे हैं। NaOI आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा। अब आइडोफॉर्म रिएक्शन एसिटल्डिहाइड भी दे देगा क्योंकि इसका CH3CO ग्रुप है, और एसीटोन भी दे देगा, इसके पास भी CH3CO ग्रुप है। अब बचा सर हमारा AgNH3 दैट मींस डाइअमाइन सिल्वर हाइड्रोक्साइड। सरल शब्दों में इसको टॉलेंस रीजेंट कहते हैं। टॉलेंस रीजेंट एल्डिहाइड से रिएक्शन देगा और ये जो डाइअमाइन सिल्वर हाइड्रोक्साइड है इसको हीट करने पर Ag2O बन जाता है।
और अगर Ag2O ये हम लोग चाहते हैं कि Ag में कन्वर्ट हो जाए, दैट मीन्स रिड्यूस हो जाए, तो अगर एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड क्योंकि आप जानते हैं इजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है इन कंपैरिजन टू कीटोन्स, तो एल्डिहाइड इजिली ऑक्सीडाइज हो जाएगा और इस माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि Ag2O को या टॉलरेंस एजेंट को सिल्वर में रिड्यूस कर देगा। तो ये यहाँ पर Ag+1 आएगा, यहाँ 0 आएगा और इसको हम लोग सिल्वर मिरर बोलते हैं। सिल्वर मिरर में ये मत समझना कि हर शीशा चमकदार होता, कुछ शीशे धुंधले भी होते हैं और ये ग्रे कलर का होता है, और सिल्वर भी मत समझना कि चमकदार होगी बहुत, तो ये ग्रे कलर का होता है सिल्वर मिरर। ये हमारा डिफरेंशिएट कर पाएगा, डिस्टिंग्विश कर पाएगा एसीटल्डिहाइड और एसीटोन को, यानी कि एसीटल्डिहाइड से रिएक्शन होगी, एसीटोन से नहीं होगी, इसलिए हम लोग फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे। चाहो तो यहां पर लिख लो, यहां पर हम लोग एल्डिहाइड लिख ले रहे हैं और एल्डिहाइड लिखने के बाद यहां पर हम उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। An organic compound produce effervescence with sodium bicarbonate। अब पहले तो जान लो सोडियम बाइकार्बोनेट से एफरवेसेंस किसकी आ रही है। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट से CO2 रिलीज हो रही है तो एफरवेसेंस आ रही है। अब CO2 सर कौन निकालेगा, तो CO2 के लिए ध्यान रखना कि जो भी एसिड H2CO3 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हैं उन सब के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो सोडियम बाइकार्बोनेट से CO2 रिलीज कर पाए। किससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, कार्बोनिक एसिड से, H2CO3 से। तो जैसे कि H2CO3 है और H2CO3 से एक स्ट्रॉन्ग एसिड है A और H2CO3 से एक वीक एसिड है B, ये मान लीजिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो सर हमारा A की रिएक्शन अगर हमने सोडियम बाई कार्बोनेट से करा दी तो CO2 मिलेगी, और अगर B की रिएक्शन सोडियम बाई कार्बोनेट से करा दी तो कुछ नहीं होगा, CO2 नहीं मिलेगी, रिएक्शन नहीं होगी। अब आप कहेंगे कि सर हम कैसे पहचान लें कि H2CO3 से A भाई साहब हमारे स्ट्रॉन्ग है और B भाई साहब हमारे वीक है, हमें कैसे पता चलेगा, याद करके। और कैसे पता चलेगा, तो याद करने के लिए भी आप कहेंगे कि सर कुछ तो बताइए, क्या क्या याद कर ले, इतने सारे एसिड हैं। तो याद करने के लिए ज्यादा ना याद करो, थोड़ा सा याद कर लो। तो उसके लिए बता देना चाहता हूं कि जो मोस्टली आपके क्वेश्चंस निकालने में काम आएगा, जो हमारा बेटा फिनॉल है, ये फिनॉल या फिर ऑर्थो नाइट्रो और पैरा नाइट्रोफिनॉल, यानी एक नाइट्रो ग्रुप अगर लग जाए तो ये लोग कार्बोनिक एसिड से वीक होते हैं। तो ये लोग बेटा हमारे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 रिलीज नहीं करते हैं। लेकिन जो हमारे मेन एसिड हैं जैसे कि फॉर्मिक एसिड, जैसे कि एसिटिक एसिड, जैसे कि बेंजोइक एसिड, ये सब हमारे सोडियम बाइकार्बोनेट से CO2 रिलीज करते हैं। इसके अलावा एडिशनल बात ये समझ लो कि अगर मेरे पास 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल है तो ये भी यहीं पर आ जाएगा बच्चा, ये भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा। अगर 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल है तो यहाँ आ ही जाएगा। और तुम कहोगे कि सर अगर 2,4,6 ट्राइनाइट्रो हो जाता, NO2 बढ़ाते जा रहे हो, पिक्रिक एसिड, तो ये तो और भी अच्छा एसिड है। ये सब A कैटेगरी में आएंगे, ये फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये सब A कैटेगरी में आएंगे। और फिनॉल और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल या केवल पैरानाइट्रोफिनॉल B कैटेगरी में आएगा। तो मुझसे अब क्या चाह रहा, मुझसे चाह रहा है कि बताओ सोडियम बाइकार्बोनेट से पहली बात कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड एफरवेसेंस देगा। तो चलिए देखते हैं। अब सर एसिटिक एसिड तो देगा, बेंजोइक एसिड देगा, ऑक्जेलिक एसिड देगा, फॉर्मिक एसिड देगा। अरे बाप रे, चारों देने लग गए। अब चारों देने लग गए तो एक को चुनना होगा, एक को चुनना है। तो देखें भाई क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, आगे क्या सीन है।
आगे सीन सर ये है, इट डिजॉल्व इन NaOH सोल्यूशन, यानी ये NaOH में डिजॉल्व हो रहा। इसका मीन्स ये हुआ कि ये नॉर्मल जो वाटर है उसमें डिजॉल्व नहीं हो रहा, NaOH मिलाओगे तभी डिजॉल्व होगा। तो एस्टिक एसिड तो सर वाटर में घुल जाता है, ऑक्जेलिक एसिड वाटर में घुल जाता है, फॉर्मिक एसिड वाटर में घुल जाता है, लेकिन बेंजोइक एसिड वाटर में नहीं घुलता। अब अगर बेंजोइक एसिड की रिएक्शन, बेंजोइक एसिड की रिएक्शन आपने NaOH से कराई तो सोडियम बेंजोएट बन जाएगा। NaOH की रिएक्शन अगर आपने करा दी तो सोडियम बेंजोएट बन जाएगा, और जो सोडियम बेंजोएट है वो एक आयनिक कंपाउंड है। सो ये वाटर में घुल जाएगा NaOH मिलाने पे, ये डिसॉल्व हो जाएगा। अब डिसॉल्व होने के बाद आपने डाइल्यूट HCl मिलाया तो रिएक्शन बैक हो जाएगी, ये फिर से बेंजोइक एसिड बन जाएगा, इसका सोडियम ग्रुप हट जाएगा और फिर से ये क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो ये सारी बातें चीख चीख के एक ही बात बता रही है, और वो ये कि ये आंसर सेकंड है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। चलो बाबू अब चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर पैरा नाइट्रोएसिटेनिलाइड। तो बहुत आसानी से आपने इस रिएक्शन को पढ़ा हुआ है, आपने एनलीन में इस रिएक्शन को पढ़ा है। एनलीन की रिएक्शन, या एनलीन का हम कह सकते हैं कि एसिटाइलेशन करेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, या फिर हम लोग इसका रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड से भी कर सकते हैं। अगर हम एसिटाइलेशन एनलीन का करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो ये देखो हमें मिल जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर पैरा नाइट्रोएसिटेनिलाइड। तो हमें सबसे पहले इसमें कुछ बच्चे ये कहेंगे कि हम डायरेक्ट नाइट्रेशन क्यों ना कर लें। अगर आपने डायरेक्ट नाइट्रेशन किया, आप जानते हैं कि जो एमाइन ग्रुप है वो हाईली एक्टिवेटर है, तो हाईली एक्टिवेटर होने की वजह से एक साथ ट्राई नाइट्रो प्रोडक्ट मिल जाएगा, यानी 2,4,6 ट्राई नाइट्रो एनलीन बन जाएगा। और मैं ये नहीं चाहता हूं कि 2,4,6 ट्राई नाइट्रो बने, मैं केवल पैरा प्रोडक्ट चाह रहा हूं। तो पैरा प्रोडक्ट बनाने के लिए मैंने एक काम किया, और वो काम क्या किया कि मैंने कर लिया पहले एसिटाइलेशन, और एसिटाइलेशन से पहले मैंने एमीन ग्रुप को प्रोटेक्ट कर लिया। तो एसिटाइलेशन करने के लिए जैसे मैंने बताया, यहां पर आप ले लीजिए एसिटिक एनहाइड्राइड, ये एसिटिक एनहाइड्राइड ले लीजिए एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, और इसमें यहां से एक H ऐसे लिख ले रहे हैं NaHH, ये H इसके साथ CH3COH बना देगा, और मुझे यहां पर मिल जाएगा एसिड एनिलाइड, इसका नाम होगा बाबू एसिड एनिलाइड। ये एसिड एनिलाइड से ये जो N का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो बेंजीन रिंग में तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर ही रहा है, इस बगल वाले C डबल बॉन्ड O से भी पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसकी वजह से इसका एक्टिवेशन कम हो जाता है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, नाइट्रेशन करने चले जाते हैं। तो नाइट्रेशन में हमने HNO3 की रिएक्शन H2SO4 से कर दी, HNO3 की रिएक्शन एसिड एनिलाइड से H2SO4 की प्रेजेंस में कर ली कॉन्सेंट्रेट कंडीशन में। तो अब मुझे यहाँ पे, क्योंकि ऑर्थो अगर प्रोडक्ट है वो कम बनेगा, माइनर होगा, स्टेरिक रिपल्शन लग रहा, और पैरा होगा मेजर, तो यहां पर ले आए NHCO CH3 और यहां पर आ गया NO2। अब मुझे पैरा नाइट्रो एसिड एनिलाइड तक ही जाना था, अगर मुझे जाना होता यहां पर एनलीन पे तो फिर मैं यहां पर हाइड्रोलिसिस करके CH3CO ग्रुप को रिमूव करा लेता। नाइट्रेशन ऑफ एनलीन विद कंसंट्रेट गलत भैया, डायरेक्ट कंसंट्रेट HNO3 के साथ नहीं जाना है, पहले कंसंट्रेट HNO3 के साथ जाओगे, बाद में एसिटाइलेशन करोगे तो ट्राई नाइट्रो प्रोडक्ट आने लगेगा। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन विद एसिटिक एनहाइड्राइड,
फॉलोड बाय रिडक्शन विद H2PD, तो ये मुश्किल है, क्योंकि अगर तुमने नाइट्रोबेंजीन को लिया और नाइट्रोबेंजीन की फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कराई, जैसे मान लो आपने एसिटाइलेशन कराया, तो कोई सेंस ही नहीं बनेगा। अभी यहाँ पे पहली बात तो मेटा प्रोडक्ट बनने लगेगा, तो ये भी सही नहीं है। एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, हाँ सर ये सही है, एसिटिक एनहाइड्राइड ले लिया और फिर हम लोग ने नाइट्रेशन कर दिया, कंसंट्रेटेड H2SO4 HNO3, तो इसलिए हम लोग को थर्ड ऑप्शन सूट कर रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन कैन बी employed to separate aniline from a mixture of aniline and nitrobenzene। aniline and nitrobenzene को सेपरेट करना है, तो इसमें कौन सी रिएक्शन हमारे काम आ सकती है? एनसीईआरटी में अमीन पढ़ोगे तो एक बात आपको पता चलेगी कि मान लीजिए ये हमारे पास C6H5NH2 है। अगर अब ये एक बेसिक कंपाउंड है, हाँ थोड़ा सा वीक बेस है लेकिन है तो बेस, इसके पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इसमें HCl मिला दें, HCl मिला दें, तो HCl मिलाने पर देखो एनिलीन हमारा वाटर इनसॉल्युबल है और नाइट्रोबेंजीन भी वाटर इनसॉल्युबल है और दोनों का मिक्सचर है, हमें सेपरेट करना है। तो हमने भाई साहब क्या किया, HCl मिला दिया इसमें। अब HCl एसिड है और एनिलीन हमारा भैया बेस है, तो ये हमारा एक सॉल्ट बन जाएगा यहाँ पे C6H5NH3 प्लस Cl माइनस। अब बेटा आप जानते हो कि जितने भी आयनिक कंपाउंड है वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। अब यहाँ पर देखिए आयनिक कंपाउंड बन गया, जैसे अभी हम लोग ने बेंजोइक एसिड के केस में किया था। बेंजोइक एसिड वाटर इनसॉल्युबल था, बट हमने उसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराई और सोडियम बेंजोएट आयनिक कंपाउंड बना लिया, और बेंजोइक एसिड कोवैलेंट कंपाउंड था, तो वो जो हमारा सोडियम बेंजोएट बना था वो वाटर सॉल्युबल हो गया था। अब यहाँ पर भी ये सॉल्ट बन गया, ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्युबल हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन इनसॉल्युबल रहेगा, हम इसको सेपरेट कर लेंगे फिल्टर करके, और यहाँ हमारा जो टारगेट था वो पूरा हो जाएगा। बाद में हम इसकी रिएक्शन वापस बेस से करा के इसको वापस एनिलीन में बदल लेंगे। तो ये सर हमारा कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? ईथर नहीं चलेगा, एक्वस HCl चल सकता है, NaOH ये भी बेस है, ये भी बेस है, मतलब नहीं, NaHCO3 का मतलब नहीं, इसलिए सेकंड ऑप्शन मोस्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी स्टैंडर्ड। अब प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड के बारे में समझ लो, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आप 12th के एक्सपेरिमेंट करते समय, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेरिमेंट करते समय, टाइट्रेशन करते समय इसको पढ़ते हैं। देखिए एक चीज होती है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, यहां समझ लो, इससे तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन अब गलत नहीं होगा। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन ही स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। जब हम टाइट्रेशन करने जाते हैं बेटा, तो उसमें हमारे पास दो कंपाउंड होते हैं, मान लीजिए एक एसिड है एक बेस है, या एक ऑक्सीडेंट है दूसरा रिडक्टेंट है। अब हमें किसी एक की कंसंट्रेशन निकालनी होती है, तो ऑब्वियस बात है कि एक की कंसंट्रेशन निकाल रहे हो तो दूसरे की कंसंट्रेशन तुम्हें पता होगी, तभी तुम ये कहोगे कि फर्स्ट वन के ग्राम इक्विवेलेंट सेकंड वन के ग्राम इक्विवेलेंट के इक्वल है। तो एक की जिसकी तुम्हें कंसंट्रेशन पता है उसी को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं। और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में क्या होता है, वो सॉल्यूशन हमें खुद प्रिपेयर करना होता है। अब प्रिपेयर करते समय क्या है कि हम एक निश्चित मात्रा वे कर लेंगे और उस निश्चित मात्रा को पानी में डिसॉल्व कर लेंगे, क्योंकि वो मात्रा हमने खुद ही वजन करके प्राप्त की थी, इसका अर्थ है उसकी कंसंट्रेशन हमें पता है। तो जब पानी में हम उसको डिसॉल्व कर लेंगे तो हमको उसका सॉल्यूशन मिलेगा नॉन कंसंट्रेशन वाला, उसे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाती है, और प्रॉब्लम ये है कि जैसे हम ऑक्जेलिक एसिड है, अब ऑक्जेलिक एसिड का जो मोलर मास होता है वो 126 होता है। अगर मैं 126 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड को 1 लीटर वाटर में सॉल्युबल कर लूं, तो जो सॉल्यूशन मुझे मिलेगा वो 1 मोलर सॉल्यूशन होगा। तो पहले एक बीकर में ऑक्जेलिक एसिड पाउडर ले लो, वे करके 126 ग्राम, फिर वाटर मिलाते चले जाओ, 1 लीटर कंप्लीट कर लो, हमारा तैयार हो गया स्टैंडर्ड सॉल्यूशन।
और ये 1 मोलर की कंसंट्रेशन 1 मोलर ही रहेगी, फिक्स बिल्कुल। लेकिन अगर KMnO4 इसी तरीके से बना है, KMnO4 का मोलर मास 158 होता, 158 ग्राम KMnO4 पाउडर एक बीकर में लीजिए और फिर उसमें वाटर मिला दीजिए, अब ये 1 मोलर बन गया। बट ऐसा देखा जाता है कि कुछ समय बाद KMnO4 एयर से मॉइस्चर सक कर लेता है या कोई ऐसी इम्प्यूरिटी सक कर लेता है जिसकी वजह से KMnO4 की मोलरिटी 1 मोलर से बदल के कुछ और हो जाएगी। तो अब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को भी 2 भागों में बांटा गया, एक कहा गया प्राइमरी स्टैंडर्ड और दूसरे को कहा गया सेकेंडरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड उनको रखा गया जो बेस्ट है, यानी कि जिनकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, जैसे ऑक्जेलिक एसिड, ये प्राइमरी स्टैंडर्ड है। और सेकेंडरी स्टैंडर्ड वो है जिनकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है। अब लोगों ने पूछा कि कंसंट्रेशन भाई चेंज क्यों होती है, तो पता चला जो हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड है, क्योंकि वो मॉइस्चर सक कर लेते हैं एयर से, वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड होंगे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है KMnO4। KMnO4 हमारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। इसके अलावा इसमें NaOH भी ले सकते हो, KOH ले सकते हो, H2SO4 ले सकते हो, ये सब सेकेंडरी स्टैंडर्ड में आते हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में ऑक्जेलिक एसिड बहुत फेमस है, इसके अलावा सोडियम कार्बोनेट भी फेमस है। ये मॉइस्चर नहीं सक करते हैं, ये जैसे ही हम वाटर कांटेक्ट में लाएंगे तुरंत घुल जाएंगे और तुरंत एग्जैक्ट कंसंट्रेशन बन जाएगी, इसकी कंसंट्रेशन चेंज हो सकती है। तो अब हमें प्राइमरी और सेकेंडरी की पूरी बात पता चल गई। तो फिर से क्वेश्चन पे जाने के पहले आपको बता देता हूं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन, जो हम खुद बनाते हैं एक निश्चित मात्रा को पानी में घोल के, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड, जिसकी निश्चित मात्रा को पानी में घोल के आसानी से सॉल्यूशन बना लिया जाए और कंसंट्रेशन चेंज ना हो समय के साथ साथ, उसे प्राइमरी स्टैंडर्ड कहते हैं। जिसकी मात्रा को पानी में घोलने पर सॉल्यूशन बनाने पर कंसंट्रेशन चेंज हो जाए ड्यू टू इम्प्यूरिटी और ड्यू टू हाइग्रोस्कोपिक नेचर, उसे सेकेंडरी सॉल्यूशन कहते हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड में ऑक्जेलिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट बहुत फेमस है, चाहो तो K2Cr2O7 भी रख सकते हो। कुछ लोगों का मानना है K2Cr2O7 को सेकेंडरी में रखें तो कंट्रोवर्शियल है, बट आप चाहो तो इसको प्राइमरी में ही रख सकते हो, ज्यादातर बुक्स इसको प्राइमरी में मानती हैं। और सेकेंडरी में KMnO4 नो डाउट बहुत पूछा जाने वाला है, NaOH, KOH और H2SO4 जो मॉइस्चर सक करते हैं। अब यहां पर आ गए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी स्टैंडर्ड। तो क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड तो प्राइमरी स्टैंडर्ड है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब सोडियम ऑक्जेलेट हमारी लिस्ट में नहीं है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। मोहर सॉल्ट भी बिल्कुल फिक्स कंसंट्रेशन रखता, ये भी हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड है। पोटेशियम परमैंगनेट स्टैंडर्ड है सेकेंडरी, इसलिए फोर्थ ऑप्शन होगा। अब यहां पर आप प्राइमरी स्टैंडर्ड में ऑक्जेलिक एसिड के अलावा मोहर सॉल्ट और सोडियम ऑक्जेलेट 2 एग्जांपल और याद कर सकते हो, इससे ज्यादा पूछेगा नहीं आपके एग्जाम में। 60 क्वेश्चन, इन द टाइट्रेशन ऑफ HCl टेकन इन ब्यूरेट अगेंस्ट NaOH टेकन इन टाइट्रेशन फ्लास्क, द इंडिकेटर यूज्ड एट द एंड पॉइंट ऑक्टेन इज। तो ये बहुत आराम से आपको इंडिकेटर पढ़ाया गया है और उसमें आपको ये बात बताई गई है कि जो फिनोल्फ्थलीन होता है वो, अगर देखो हमने क्या किया है, इसको ब्यूरेट में लिया HCl को और NaOH को हमने टाइट्रेशन फ्लास्क में लिया। तो एक बात अच्छे समझ लेना कि जो इंडिकेटर होता है, यहां जो टाइट्रेशन फ्लास्क है उसी में ही लिया जाएगा। तो सर यहां पर अगर हम लोग ने फिनोल्फ्थलीन ले लिया तो फिनोल्फ्थलीन लेते ही यहां पे कलर क्या हो जाएगा, पिंक, क्योंकि हम लोग ने ऊपर क्या लिया है, HCl लिया है। हम लोग ने टाइट्रेशन ऑफ HCl टेकन इन ब्यूरेट, ये ब्यूरेट है बेटा, और ये कोनिकल फ्लास्क है या टाइट्रेशन फ्लास्क, और नीचे क्या लिया है, NaOH लिया हुआ,
NaOH लिया हुआ है। अब हम लोग ने इसमें फिनोप्थिलीन मिला दिया, फिनोप्थिलीन को HPH कह दे रहे हैं। अब NaOH अल्कलाइन है, बेसिक है, आप जानते हो पिंक कलर आ जाएगा। अब इसमें HCl आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, एक दिन ऐसा आएगा पूरा NaOH खत्म हो जाएगा और HCl की एक्स्ट्रा बूंद आ जाएगी। फिनोप्थिलीन वैसे का वैसे पड़ा रहेगा, रिएक्ट नहीं करेगा। तो HCl की जब एक्स्ट्रा बूंद आएगी तो फिनोप्थिलीन को एसिडिक मीडियम मिलेगा तो वो कलरलेस हो जाएगा। तो फिनोप्थिलीन पिंक टू कलरलेस, ये सही है हमारा। अच्छा, मेथिल ऑरेंज, अगर आपने अल्कलाइन मीडियम में ले लिया, यहाँ फिनोप्थिलीन ले लिया, मेथिल ऑरेंज ले लिया, तो मेथिल ऑरेंज का कलर बेसिक मीडियम में येलो हो जाता है। तो बेसिक मीडियम में येलो कलर हो जाएगा सर, और येलो कलर जब एसिड आएगा तो एसिडिक मीडियम में ऑरेंज होता या ऑरेंज रेड भी होता है। कुछ बच्चों को हो सकता है इसकी वजह से कंफ्यूजन पैदा हो गया कि सर यहाँ तो रेड लिखा हुआ, यहाँ ऑरेंज लिखा होता तो हम बोथ मार देते, लेकिन ये रेड लिखा है तो हम सर यही मारे, फर्स्ट मारे। नहीं, ऐसा नहीं करना, ये ऑरेंज और रेड दोनों चल सकता है, इसलिए हमें बोथ ही मारना। अगर बोथ ऑप्शन ना होता और इन दोनों में कोई एक चुनना होता तब हम फर्स्ट के लिए जाते, इसलिए हमारा मोस्ट प्रोबेबल आंसर यहाँ थर्ड होगा। ये ऑरेंज रेड ही कहलाता है, तो रेड भी बोल दिया तो चलेगा, होना चाहिए था ऑरेंज। 61 द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम इज कंफर्म्ड इन क्वालिटेटिव एनालिसिस बाय द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट क्रिस्टलाइन। तो ठीक है सर, ये देखो मैग्नीशियम अगर हमारा MgCl2 फॉर्म में है तो इसको हम लोग NH4OH की प्रेजेंस में, आपने बेसिक रेडिकल में मैग्नीशियम का टेस्ट पढ़ा होगा, डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट से रिएक्ट कराते हैं। अब डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट से रिएक्ट कराने पर हमको यहाँ पर एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है MgNH4PO4 का, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट हमें मिल जाता है। बाकी सब साइड प्रोडक्ट होंगे व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो अब यही आपको ढूंढना है इसका फॉर्मूला, तो आप देख लीजिए, साफ साफ दिख रहा है सेकंड नंबर वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 62। द सॉल्ट इज इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट सॉल्युबल इन बॉइलिंग वाटर। मुझे लग रहा है ये PbCl2 की बात कर रहा। अभी मैंने आपको पहले बताया था, पहले दूसरे क्वेश्चन में, कि 4 क्लोराइड ऐसे होते हैं जो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। पहला होता है AgCl, दूसरा PbCl2, तीसरा Hg2Cl2 एंड फोर्थ वन इज CuCl। CuCl HCl में घुल जाता है, AgCl NH4OH में घुल जाता है, Hg2Cl2 NH एक्वा रेजिया में घुल जाता है। बचा कौन? PbCl2 गर्म पानी में घुल जाता है, ठंडा करो फिर से प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ये तो आपने ग्रुप फर्स्ट में पढ़ा होगा बेसिक रेडिकल के टेस्ट में, और नहीं तो हम लोग ने YouTube पे वीडियोस डाले हुए हैं, आप उसमें भी जाके इसको देख सकते हैं या आपने देखा ही होगा। तो सर यहाँ पे मुझे फोर्थ ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, साफ साफ दिख रहा है PbCl2। अच्छा, CaCl2 वाटर सॉल्युबल होगा, BaCl2 वाटर सॉल्युबल होगा, SrCl2 वाटर सॉल्युबल होगा। जैसा कि मैंने बताया कि PbCl2, AgCl, Hg2Cl2, CuCl, इन क्लोराइड को हम लोग वाटर इनसॉल्युबल मान सकते हैं, वाटर इनसॉल्युबल मान सकते हैं, इन क्लोराइड को वाटर इनसॉल्युबल मान सकते हैं। On addition of aqueous NaOH to a salt solution, a white gelatinous precipitate is formed which dissolve in excess alkali. The salt solution contain। चलिए सर देख लेते हैं। देखिए NaOH एक बेस है, इसके साथ एम्फोटेरिक मेटल और सॉल्ट जल्दी रिएक्शन करेंगे, क्योंकि बेस के साथ एसिड रिएक्शन जल्दी करता है। तो एम्फोटेरिक मेटल और सॉल्ट रिएक्शन करते हैं, उस हिसाब से ये क्रोमस है, क्रोमस यानी कि Cr2+। क्रोमस की जगह अगर क्रोमिक हो तो Cr2O3, तो वो एम्फोटेरिक है, उसकी संभावना बन सकती थी। ये बेरियम भी बेसिक आयन है, तो इसमें एल्युमिनियम की संभावना बन रही है। तो हम लोग ने एल्युमिनियम आयन अगर लिया है
और NaOH के साथ रिएक्ट कराया तो यहाँ पर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। और अगर इसको एक्सेस NaOH में डालोगे, जितने भी एम्फोटेरिक मेटल के सॉल्ट हैं जैसे जिंक क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, आपका हो गया बेरिलियम क्लोराइड, टिन क्लोराइड, लेड क्लोराइड, जितने भी एम्फोटेरिक मेटल के सॉल्ट हैं जैसे क्लोराइड है या उनके हाइड्रोक्साइड है, वो सब एक्सेस मात्रा में NaOH डालने पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना के घुल जाते हैं। तो क्रोमस नहीं घुलेगा, बेरियम नहीं घुलेगा, क्योंकि ये एम्फोटेरिक नहीं है। जो एम्फोटेरिक मेटल का सॉल्ट है वही NaOH में घुलेगा, और एल्युमिनियम एम्फोटेरिक है। तो यहां पर मिल जाएगा हमें NaAlOH होल 4, या अगर इसको ज्यादा गर्म कर दोगे तो मिल जाएगा NaAlO2 और 2 मोल वाटर निकल जाएगा। ये भी सॉल्युबल है, इसको सोडियम मेटा एल्युमिनेट कहते हैं। ये टेट्राहाइड्रोक्सी एल्युमिनियम सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी एल्युमिनेट है, ये भी सॉल्युबल है, दोनों सॉल्युबल है। ले दे के ये बात निकल के आई है कि ये एल्युमिनियम आयन होना चाहिए, निष्कर्ष ये है इसका। क्वेश्चन नंबर 64, जब कभी हमको कोई भी 2 या 3 सॉल्ट दिए हो और उनकी सॉल्युबिलिटी पूछे तो मुझे उनके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के हेल्प से सॉल्युबिलिटी निकालना चाहिए। जैसे अगर वो आपसे ये कह दे कि एक AB है, एक CD है, एक EF है और इनके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट 10 टू द पावर -2 है, 10 टू द पावर -3 है, 10 टू द पावर -4 है, तो जिसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। जैसे 10 टू द पावर -2, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ आयन सेम बनेंगे। लेकिन अगर ये AB है, ये CD2 है, ये EF3 है, तो फिर हमें इन सब की सॉल्युबिलिटी निकालना पड़ेगा। आयनिक इक्विलिब्रियम में सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के रिलेशन देखें अलग अलग बाइनरी कंपाउंड के लिए, बाइनरी ट्राइनरी के लिए, तो निकालना पड़ेगा। और तब हम जाके देखेंगे जिसकी सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम आ रही है, यानी कि जिसकी 10 टू दी पावर नेगेटिव कम है वही मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी है, घुलेगा। लेकिन मान लो तुम्हें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी नहीं दिए गए और तुम्हें कोई आइडिया नहीं दिया गया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो फिर और कंपाउंड दे दिएगा तुम्हें सॉल्युबिलिटी निकालनी है, तो या तो आपको ऐसा पता हो कि कुछ कौन कौन से कंपाउंड इनसॉल्युबल होते हैं, जैसे कि सल्फेट में लेड का सल्फेट और बेरियम का सल्फेट हाईली इनसॉल्युबल होता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम हो जाएगी, या क्लोराइड में लेड क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड इनसॉल्युबल होते हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। या तो इसका आइडिया हो, और नहीं अगर आइडिया है तो फिर मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग आपको करना होगा। अब वो ट्रिक ये है कि जो हमारे बेसिक रेडिकल के ग्रुप हैं, ये देखो ये बेसिक रेडिकल के ग्रुप है। अब ये बेसिक रेडिकल के ग्रुप में बेसिक रेडिकल ग्रुप आपने पढ़े होंगे, जैसे कि ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है। यहां पर जैसे आपने पढ़ा है हम लोग लेड आयन के बारे में पढ़ते हैं फर्स्ट ग्रुप में, या हम लोग इसमें सिल्वर आयन के बारे में पढ़ते हैं। इसी तरह से सेकंड में क्यूप्रिक के बारे में पढ़ते हैं। थर्ड में हम लोग Al3 के बारे में, Fe3+ के बारे में पढ़ते हैं। और इसी तरीके से यहाँ फोर्थ में Zn2+ के बारे में पढ़ते हैं। फिफ्थ में बेरियम स्ट्रोंशियम के बारे में पढ़ते हैं। और सिक्स्थ में बेटा Mg2+ के बारे में पढ़ते हैं, इनके सॉल्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इनके जो सॉल्ट्स होते हैं उनका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ये इंक्रीज करता जाता है, यानी ग्रुप 1 का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम होगा, ग्रुप 2 का थोड़ा ज्यादा होगा, ग्रुप 3 का ज्यादा होगा। तो अगर हमको एनायन सेम कर दिए जाए इसके, जैसे बात आ रही है सल्फाइड की, तो सल्फाइड में लेड का सल्फाइड सबसे कम सॉल्युबल होगा, उससे ज्यादा कॉपर का सल्फाइड यानी उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, उससे ज्यादा एल्युमिनियम का सल्फाइड, उससे ज्यादा जिंक का सल्फाइड।
हाँ, आप कहोगे सर नंबर ऑफ आयंस अलग-अलग हो सकते हैं तो क्या उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा? आएगा, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा, लेकिन मेरे को कोई डेटा नहीं है। तो मैं इसी हिसाब से निकालूँगा जो आगे वाले ग्रुप का रेडिकल है उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू पीछे वाले ग्रुप के। तो अब चलो देखते हैं। भाई देखो कॉपर तो यहां रहता है, कॉपर देखो यहां रहता है, जिंक यहां रहता है, तो ऑब्वियस बात है सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। और जो सोडियम होता है, फर्स्ट ए ग्रुप के जो सॉल्ट होते हैं वो आयनिक होते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। और कहते हैं कि सोडियम को भी यहां रखा जाना चाहिए था Mg2+ के आगे। सोडियम के असल में क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता नहीं है, तो जिनका प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा है उनको रखते ही नहीं है ग्रुप टेस्टिंग में। तो सोडियम वगैरह हो तो हम लोग फ्लेम टेस्ट की हेल्प से पता कर लेते हैं, दूसरे तरीके होते हैं। तो सोडियम सबसे ज्यादा होगा, उससे कम जिंक सल्फाइड, उससे कम कॉपर सल्फाइड। ये सर हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है। तो 64 का फोर्थ ऑप्शन हमारे हिसाब से होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। डाइमेथिल ग्लाइऑक्साइन गिव रेड प्रेसिपिटेट विद निकेल आयन। ये भी आपने बेसिक रेडिकल पढ़ा होगा, ये निकेल आयन है। एक कंपाउंड होता है DMG जिसको हम लोग डाइमेथिल ग्लाइऑक्साइमेट कहते हैं, और इसकी रिएक्शन जब NH4OH की प्रेजेंस में या बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में कराते हैं तभी हमको NiDMG होल ट्वाइस रूबी रेड कलर का कंपाउंड मिलता है। ये है हमारा निकिल 2+ का टेस्ट, ध्यान पूर्वक देख लो। अब बेसिक मीडियम है बच्चा, तो जो pH होगा वो मोर देन 7 आएगा। यहां कह रहा लेस देन 1, ये तो हो नहीं सकता। 2 3 नहीं, 3 4 नहीं, 9 to 11, ये बात सही है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, इसको समझ लो। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कैसे देखते हैं, जैसे मान लो हमारे पास कोई ये सॉल्ट है, सॉल्ट मान लो हम लोग ले लिया KCl, और इसको हम लोग ने वाटर में ऐड किया एक्वस में। ये KCl सॉलिड है, KCl सॉलिड है, और इसको वाटर में एक्वस में ऐड किया। एक्वस मींस अप्रोक्सीमेट 200 मोल्स ऑफ वाटर होते हैं, तो 200 वाटर में ऐड किया, तो ये यहाँ पर KCl एक्वस बन जाएगा। और इसकी जो डेल्टा H है देखा जाता है वो पॉजिटिव आती है। मान लो +X कर दे रहे हैं, वैल्यू तो मुझे याद नहीं है अभी फिलहाल, +X कर दिया, पॉजिटिव आती है। अब एक सॉल्ट CuSO4 लाए, इसको जब एक्वस में डाला तो CuSO4 ने कहा एक्वस तो मुझे चाहिए 5 वाटर एक्स्ट्रा चाहिए, हाइड्रेट बनाऊंगा। KCl से पूछा तो KCl का नहीं, मैं हाइड्रेट नहीं बनाऊंगा, मैं एनहाइड्रस स्टेट में रहता हूं, तो ये हाइड्रेट बनाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये जरूर पता होना चाहिए कौन कौन हाइड्रेट बनाता है, कौन कौन नहीं बनाता है। जिनकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है लिमिट से, वो हाइड्रेट बनाते हैं। अब S ब्लॉक है नहीं हमारे सिलेबस में, नहीं हम लोग पढ़ते हैं कि फर्स्ट ए ग्रुप में केवल लिथियम के सॉल्ट ही हाइड्रेट बनाते हैं, जैसे LiCl.2H2O। लिथियम का क्लोराइड हाइड्रेट फॉर्म में रहता है, NaCl एनहाइड्रस रहता है, KCl एनहाइड्रस रहता है। तो इसलिए NaCl KCl को ये हाइड्रेट नहीं बनाते, तो ये एंडोथर्मिक होते हैं। और अगर एक्स्ट्रा वाटर ये मांगेगा CuSO4.5H2O AQ, तो बच्चा यहां पे आएगा -Y। अगर ये पहले से ही कोई वाटर रखता है, CuSO4.5H2O सॉलिड लिया है और इसमें AQ जोड़ा हमने, और ये CuSO4.5H2O AQ बना,
तो फिर से डेल्टा H प्लस जेड हो जाएगा। तो एक कंक्लूजन निकल के आया, ऐसे सॉल्ट जो हाइड्रेट नहीं बनाते हैं उनकी हीट ऑफ सॉल्यूशन, ये क्योंकि सॉल्यूशन की डिसोल्यूशन की रिएक्शन लिखी है, तो हीट ऑफ सॉल्यूशन हमेशा पॉजिटिव होगी। और अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जो हाइड्रेट बनाता है, जैसे MgCl2 को पानी में डालो तो MgCl2.6H2O बनेगा, फेरस सल्फेट को डालो ग्रीन विट्रियल FeSO4.7H2O बनेगा। तो जो हाइड्रेट बना सकते हैं उनका एंथैल्पी चेंज या हीट ऑफ सॉल्यूशन सदैव निगेटिव आता है। कोई ऐसा सॉल्ट जो हाइड्रेट बना सकता है और ऑलरेडी हाइड्रेट बना चुका है, उसके बाद पानी में घोलोगे तो पहली बार वो हाइड्रेट बनाते समय निकाल चुका है, बार बार नहीं निकालेगा, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो एंडोथर्मिक होगा। तो यहाँ पर ये वाला जो है एंडोथर्मिक, ये भी एंडोथर्मिक, ये एक्सोथर्मिक। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, क्या पॉजिटिव होती है सभी सॉल्ट के लिए? नहीं सर, निगेटिव भी हो सकती है जो हाइड्रेट बनाते हैं। निगेटिव होती है सबके लिए? नहीं, पॉजिटिव होती है फॉर हाइड्रेटेड सॉल्ट और निगेटिव होती है फॉर एनहाइड्रस सॉल्ट। तो एनहाइड्रस सॉल्ट के लिए निगेटिव, ये भी गलत हो गई। अब निगेटिव होगी हाइड्रेटेड सॉल्ट के लिए, मतलब जो हाइड्रेट बनाना चाहते हैं, और पॉजिटिव होगी एनहाइड्रस सॉल्ट के लिए। तो हम लोग को 66 में देखना पड़ेगा। अच्छा, यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट डालना। अब इन दोनों की बात की गई है, तो अगर हम लोग को हाइड्रेटेड स्टेट में हाइड्रेटेड सॉल्ट ले लिया तो उसको पानी में डालने पर पॉजिटिव आएगी। तो पॉजिटिव फॉर हाइड्रेटेड सॉल्ट एंड निगेटिव फॉर एनहाइड्रस सॉल्ट। जो एनहाइड्रस है बाद में हाइड्रेट बनाएगा, इसलिए इसका सही ऑप्शन थर्ड होगा। चलिए, ये तो सब लोग जानते हैं। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बिल्कुल इजी, बराबर होता है लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी के सम के। तो लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी का सम किसमें आ रहा है? सेकंड में। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर एसिटिक एसिड फॉर NaOH इज फाउंड टू बी 55.2। चलो भाई देखो, ये रिएक्शन है, एसिटिक एसिड की रिएक्शन जब NaOH से कराई तब सोडियम एसीटेट बना प्लस वाटर बना, और जो हमको हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मिली वो बच्चा मिली -55.2 किलो जूल। लेकिन मुझसे मांग रहा है हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड। आपको बताना चाहूंगा, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है, हीट ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू हो जाएगा रियल हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन माइनस एक्सपेक्टेड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एक्सपेक्टेड मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की, जो हमेशा फिक्स रहती है, जिसकी वैल्यू होती है -13.7 किलो कैलोरी, और या फिर -57.3 किलो जूल। ये दो वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। कभी कभी दे देता है, कभी कभी कह देगा कि जो रियल हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, जो एक्सपेक्टेड है वो 57 किलो जूल है, तो आप साहब 57 रख दीजिए, और नहीं तो फिर आपको 57.3 याद होना चाहिए। 57.3, जैसे अगर H2SO4 और NaOH की रिएक्शन हुई, HCl KOH की रिएक्शन हुई, तो 57.3 आएगी। ये रियल थी और ये स्ट्रॉन्ग एसिड में आती थी, लेकिन ये कम आ गई थोड़ी सी, तो बची हुई एनर्जी कहाँ गई? इसको तोड़ने में। तो हम कह देंगे रियल वैल्यू दी गई है -55.2 और एक्सपेक्टेड था -57.3। चलो भाई जल्दी से सॉल्व करके निकालो आंसर क्या आ जाएगा।
क्या प्लस 2.1 आ रहा है? तो प्लस 2.1 होना चाहिए। 3 में से 2 गया 1, 7 में से 5 गया 2 और फिर बाकी 0, तो 2.1। क्वेश्चन नंबर 69, फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट कैन बी प्रिपेयर्ड। जब आप फेरिक क्लोराइड की रिएक्शन हॉट वाटर में करते हो तो आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड बनता है। अगर नॉर्मल वाटर में करोगे तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। हॉट वाटर में करते हो तो जो प्रेसिपिटेट होता है उस पर फेरिक आके जमा होने लगता है, फेरिक आयन डिपॉजिट होने लगता है और सेम चार्जेस में रिपल्शन की वजह से पार्टिकल दूर दूर चले जाते हैं। प्रेसिपिटेशन में साइज बड़ा होता है, पार्टिकल पास पास होते हैं, पार्टिकल दूर दूर चले जाएगा, कोलॉइडल सॉल्ट बन जाएगा। तो फेरिक क्लोराइड को NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करना है, नहीं तो सोडियम की वजह से यहाँ पर प्रेसिपिटेशन तो हो जाएगा लेकिन कोलॉइडल सॉल्ट नहीं आएगा। बाय शेकिंग फ्रेशली प्रेसिपिटेट विद वाटर, सिंपली FeOH होता है, इसको वाटर के साथ नहीं कर सकते हैं। ज्यादा बेस्ट मेथड है फेरिक क्लोराइड को बॉइलिंग वाटर के साथ। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें कुछ ऐसा समझने का नहीं है। 70, कौन I2 और OH के साथ रिएक्ट नहीं करेगा? तो I2 OH के साथ रिएक्ट करना मींस आइडोफॉर्म रिएक्शन के लिए जा रहे हैं और आइडोफॉर्म रिएक्शन वही कंपाउंड देते हैं जिनके पास CH3CO ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो यहां पर देखिए CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है तो ये कर लेगा, यहां पर CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है तो ये भी कर लेगा, यहां CH3CO ग्रुप प्रेजेंट नहीं है इसलिए ये नहीं करेगा, और इसमें भी देखो CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए एक ही मेरा ऑप्शन बचा जिसमें CH3CO ग्रुप नहीं था। इसमें क्या है, इसमें एक रिंग है और CH2 है और CH2 है और CO है और H है, तो यहां पर इतना बड़ा ग्रुप आ गया, CH3CO ग्रुप नहीं है, इसलिए थर्ड ऑप्शन ये रिएक्शन नहीं देगा। नॉट रिएक्ट विद पूछ रहा है। Heat on neutralization of oxalic acid with KOH is X kilocalorie per mole. Then heat of dissociation of oxalic acid in kilocalorie per mole. अच्छा, बच्चों ने ये सोचा कि भाई अब की बार उसने X दे दिया है और डिसोसिएशन हमको निकालना है, तो हमें ये तो पता ही है, अब क्योंकि किलो कैलोरी में बात कर रहा है तो हम लोग अभी फॉर्मूला पढ़ के आए हैं कि हीट ऑफ डिसोसिएशन जो हमारा रियल है और जो हमारा एक्सपेक्टेड है -13.7, तो ये हम लोग 13.7 माइनस एक्स लगा देंगे तो हम सोच रहे थे फर्स्ट आएगा, लेकिन नहीं, यहां पर एक ट्विस्ट आ गया। जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है, जो रियल हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है वो पर ग्राम इक्विवेलेंट होती है बच्चा, लेकिन यहां पर मोल दी हुई है, पर मोल दी गई है -x। एक मोल की हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इसका मीन्स ये है कि H2C2O4 को 2 KOH से रिएक्ट करोगे तो K2C2O4 बनेगा और 2 वाटर बनेगा और डेल्टा H यहां पर मुझे निकालना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 1 मोल की x दी गई तो मुझे पर मोल में निकालना चाहिए। अगर मैं पर ग्राम इक्विवेलेंट निकालता तो मेरा -13.7 आता, लेकिन अगर पर मोल में निकालूंगा, पर मोल में, तो 1 मोल में 2 मोल वाटर बन रहा है, 1 मोल वाटर बनने पे 13.7, तो 2 मोल वाटर बनने पे 13.7 इंटू 2। तो अब इस फॉर्मूले में सर मेरा 27.4 लगेगा।
27.4। इसलिए मेरा जो आंसर हो जाएगा वो 27.4 माइनस एक्स हो जाएगा। इसलिए मेरा जो सही ऑप्शन 71 का होगा वो सेकंड आंसर होगा। फिर से जो आपका कंफ्यूजन है उसको दूर कर देना चाहता हूं। यहां पर अगर पर इक्विवेलेंट होता तो बेटा हमारा आंसर फर्स्ट होता, लेकिन पर मोल है इसलिए आंसर हो गया सेकंड। आप ये भी कह सकते हो कि सर अगर केवल हीट और न्यूट्रलाइजेशन लिखा होता तो हम क्या मानते। अगर केवल हीट और न्यूट्रलाइजेशन लिखा होता और यहां पर ये पर मोल या पर इक्विवेलेंट ना लिखा होता तो हम पर इक्विवेलेंट मान लेते, बट यहाँ पे पर मोल लिख दिया इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। 72 which of the following would produce effervescence with sodium bicarbonate। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, शुरू में बताया था सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ आपका फिनॉल नहीं एफरवेसेंस या CO2 निकालेगा, ऑर्थो या पैरा नाइट्रोफिनॉल नहीं निकालेंगे, बाकी जो कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड है वो निकालेंगे। ये सल्फोनिक एसिड है, बहुत बड़े वाला एसिड है। बेंजोइक एसिड है, बहुत बड़ा है। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल पीछे बता चुके हैं, इसलिए इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। सब लोग निकालेंगे CO2। 73 दो ऑप्शन मुझे दिए गए हैं। aqueous solution of दो एस्ट्रेशन इज एन aqueous solution of copper sulfate will have pH less than 7। कैसे होगा भाई साहब, CuSO4 को वाटर में डाला आपने तो CuOH होल ट्वाइस बना, प्लस आपका बन गया H2SO4। ये सर स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक बेस है, तो फाइनली सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, और एसिडिक हो जाएगा तो pH लेस देन 7 आ जाएगा। तो ये बात तो सही है। डिसोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इन वाटर रिजल्ट इनटू एसिडिक सॉल्यूशन, इस ये बात भी सही है, एसिडिक सॉल्यूशन बनाता, और एसिडिक सॉल्यूशन बनाता तभी तो pH लेस देन 7 आता है। तो एस्ट्रेशन भी सही, रीजन भी सही, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। The compound that does not give a blue color in Lasigne test। Lasigne टेस्ट में ब्लू कलर नाइट्रोजन देता है, बट शर्त यह है, मतलब नाइट्रोजन के कंपाउंड देते हैं, बट शर्त यह है कि उस नाइट्रोजन के कंपाउंड के साथ कार्बन भी होना चाहिए, उस कंपाउंड में कार्बन भी होना चाहिए। यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन नहीं है हाइड्रोजीन में। इस वजह से जब नाइट्रोजन केवल हो लेकिन कार्बन नहीं हो तो लैसिग्ने टेस्ट में ब्लू कलर नहीं मिलेगा। द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एसिडिफिकेशन विद, ठीक है सर, एसिटिक एसिड एंड लेड एसीटेट। तो ये सब लोग जानते हैं कि अगर सल्फाइड रेडिकल प्रेजेंट है या हमने अगर सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाया है, Na2S है, तो इसमें जब आप लेड एसीटेट मिलाएंगे सर, तो लेड एसीटेट मिलाने पर ब्लैक प्रेसिपिटेट PbS का आ जाएगा। तो ब्लैक प्रेसिपिटेट PbS का आ जाता है, इसका मीन्स है ये सल्फर की पहचान है। आपने एस्टिमेशन, प्यूरिफिकेशन, डिटेक्शन में ये सब बातें पढ़ी हुई हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि हमें मैच द फॉलोइंग, तीन और मैच द फॉलोइंग। अब मुझे बताना है कि कौन कौन सा सेट सही बैठ रहा है। यहां से ये ऑप्शन दिए गए और ये मैच करना है। तो सबसे पहले देखो, ये हमारा एल्डिहाइड है, ये सर हमारा एल्डिहाइड है, और ये हमारा कीटोन है। तो एल्डिहाइड और कीटोन का डिस्टिंग्विश कर सकते हैं टॉलेंस रीजेंट से, तो ये तो सही है सर। तो ए के साथ पी आना चाहिए, ए के साथ पी दो में है, फर्स्ट में और सेकंड में। आगे बढ़ जाते हैं, ये देखिए बी, देखिए बी में क्या है
कि यहां पर फिनॉल है और यहां पर एनीसॉल है, तो जो फिनॉल होता है वो न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ वॉयलेट कलर देता है, इसलिए BS के साथ आ जाएगा, BS के साथ। तो BS के साथ पहला ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, इसमें देखो यहां पर ये सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप है, ये कीटोन है, तो ये ल्यूकास रीजेंट के साथ ये टेस्ट दे देगा, ये नहीं देगा। मींस हमें करना क्या कि एक दे दूसरा ना दे, तो इसलिए C के साथ R आ जाएगा। और अब ये देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ये CH3CO ग्रुप है और इसके पास CH3CO है नहीं, तो ये आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा, तो D के साथ Q मैच कर जाएगा, इसलिए हमारा सही जो ऑप्शन है ये वो फर्स्ट है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मुझे ये जटिल कंपाउंड दिया गया है और इसमें ये टेस्ट दिए गए हैं और पूछ रहा है कौन कौन सा टेस्ट पास करेगा। तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि यहां पर बेंजोइक एसिड लगा हुआ, तो ये बेंजोइक एसिड इस सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 निकालेगा। DNP टेस्ट एल्डिहाइड कीटोन का होता है, तो यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, तो ये सेकंड का टेस्ट देगा, ये फर्स्ट का टेस्ट देगा, तो ये भी टेस्ट पास हो गया। अच्छा ल्यूकास रीजेंट टेस्ट टर्शरी और सेकेंडरी ज्यादा आसानी से देते हैं, प्राइमरी नहीं देता है। और ये तो फिनोलिक OH है, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग जुड़ा हुआ है इसमें, तो ये ल्यूकास रीजेंट टेस्ट नहीं देगा। इसलिए 2 टेस्ट पास हुए, 1 टेस्ट फेल हुआ, फर्स्ट वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे। ये सर देखिए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें कार्बन का परसेंटेज इतना, हाइड्रोजन का इतना, एरोमेटिक है, चलो एरोमेटिक ढूंढो, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, तो ये तो हट गया। और गिव CO2 विद सोडियम बाइकार्बोनेट, CO2 सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ देता है, तो CO2 सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ पहले ही बता चुके हैं स्ट्रॉन्ग एसिड देगा, ये बेंजोइक एसिड है ये भी देगा, ये भी हमारा टरथैलिक एसिड है ये भी देगा। अब यहां इन दोनों में कोई आंसर है तो हमें निकालना पड़ेगा बेसिक फॉर्मूला से। तो चलिए ये तो आपने सीखा ही है, कार्बन का परसेंटेज दिया है 68.9, फिर हम लोग को हाइड्रोजन का दिया गया है 4.92। अब ऑब्वियस बात है कि इसमें ऑक्सीजन भी होगा, तो हम लोग देख लेते हैं, ऑक्सीजन 100 में से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए सर 68.9 प्लस 4.92 और ये माइनस कर दो सर 100 में से, तो 26.18 बच रहा है इसमें, तो ऑक्सीजन 26.18 होगा। सबको उनके मोलर मास से डिवाइड करना होता है जिससे सिंपल रेशो निकाल पाए, तो ये 12 से, ये 1 से, ये 16 से। इस तरह से जो कार्बन का आएगा वैल्यू, यहां हाइड्रोजन का वैल्यू, ऑक्सीजन का वैल्यू कितना कितना आ जाएगा बता रहा हूं आपको, यहां पे आ जाएगा 1.63 और हाइड्रोजन में तो 4.92 रहेगा। और कार्बन का देख लेते हैं सर, कार्बन का 68.9 डिवाइडेड बाय 12, 5.74। अब इसमें सबसे छोटी वैल्यू 1.63 है, तो 1.63 से सबको डिवाइड कर देंगे जिससे कि हमको सिंपलेस्ट रेशो मिल जाए। तो 5.74 को अगर हमने डिवाइड किया 1.63 से, तो मेरे पास आ गया 3.52। अब हाइड्रोजन का देख ले सर, 4.92 डिवाइडेड बाय 1.63, तो ये आ गया 3.01 और ऑक्सीजन का 1.63। तो इस तरीके से अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये C7 आएगा,
ये H का हमारे पास आ जाएगा लगभग 6 और O का लगभग हमारा आ जाएगा 2 के आसपास, 2 समथिंग हो जाएगा। तो ये तो जा नहीं सकता, 2 या 3 के आसपास। तो इसमें कार्बन 7 है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 2 है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन ये वाला हमारा ले दे के मैच कर रहा, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इस तरीके से मेरे पार्ट के क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए, अब इसके आगे स्वप्निल सर डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों। चलिए, तो आप लोगों ने 78 तक सर के साथ क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अब आगे के क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। कह रहा है इन कन्वर्जन ऑफ 2 ब्यूटेनोन टू प्रोपेनोइक एसिड विच रिएजेंट इज यूज्ड। कौन सा रिएजेंट जो है वो यहाँ पर यूज हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप एक बात यहाँ पे समझ सकते हो, फेलिंग रिएजेंट है, टॉलेंस रिएजेंट है। ये एल्डिहाइड कीटोन सेपरेशन की बात कर रहे हैं, एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन तो दे ही नहीं रहे, है ना। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि ये ओन शब्द दिया हुआ है, तो ये तो कीटोन हो गया, तो ये तो देंगे नहीं, है ना। तो ये तो पहला ही गलत हो गया, दूसरा और चौथा तो गलत हो गया। अब या तो पहला होगा या तो तीसरा होगा। अच्छा, पहला डाइबल एच जो होता है वो करता क्या है, ईस्टर को रिड्यूस करता है। ईस्टर इज रिड्यूस टू, ईस्टर रिड्यूस होते हैं किसमें, एल्डिहाइड में। ईस्टर रिड्यूस होते हैं एल्डिहाइड में, तो एल्डिहाइड में ये रिड्यूस होता है, तो यहां पे तो प्रोपेनोइक एसिड बन रहा है। अब बचा तो ये भी गलत हो गया, तो बचा कौन सा अपने पास, NaOH I2 और यहां पर H दिया हुआ। तो आइए बना के भी देख लेते हैं। 2 ब्यूटेनोन, ठीक है ना। अब यहां पर NaOH I2 और इसके बाद जो सेकेंड स्टेप में आपको यहां पर H+ भी दिया हुआ है, आप देख सकते हो। तो यहां से CH3 भी बनेगा, अलग हो जाएगा, और 3 कार्बन का एसिड बन जाएगा, जिसको सब हम लोग जानते हैं प्रोपेनोइक एसिड के नाम से। और CH3 तो बन ही जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। तो यहां से थर्ड ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 79 में थर्ड ऑप्शन, है ना। और फेलिंग और कीटोन के लिए, फेलिंग और टॉलेंस के लिए क्या है, तो फेलिंग एंड टॉलेंस रिएजेंट ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं देते हैं कीटोन के साथ। डू नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट नहीं देते विद कीटोन के साथ। तो 3 ऑप्शन अपने आप गलत हो गए थे, चौथा कैसे सही है वो भी मैंने आपको बना के दिखा दिया है। थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 79 में। उम्मीद है पूरा समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 80 की बात कर रहा है, सिल्वर मिरर टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट, अभी हम लोगों ने बात करी थी। तो ऑब्वियस सी बात है, तो कीटोन तो ये देंगे नहीं, और कीटोन नहीं देंगे तो देखो ये कीटोन है, गलत हो गया। ब्यूटेनोन ये गलत हो गया, ये भी ओन है, ये भी गलत हो गया। 3 ऑप्शन अपने आप गलत हो गए। अब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो ऑब्वियस सी बात है पहला ऑप्शन सही होगा। देखिए इस तरह से अप्रोच आपकी होनी चाहिए, ठीक है ना। अब इसमें RCHO जो होता है, टॉलेंस रिएजेंट लेते हैं, और इसमें जो है सिल्वर मिरर फॉर्म्ड होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, और इस तरह से, ठीक है ना। तो यहां पर एल्डिहाइड देता है, तो एल्डिहाइड का ऑप्शन क्या है, एसिटल्डिहाइड, CH3CHO इसमें जो है
ये टेस्ट देगा। बात समझ में आ रही होगी। बाकी ये कीटोन है, कैपेबल नहीं होंगे। सो वी विल गो विद ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 80 का। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 81, आइडोफॉर्म कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑल एक्सेप्ट। देखिए आइडोफॉर्म की जब बात करते हैं तो ये देता कौन है आइडोफॉर्म टेस्ट, तो कहते हैं गिवन बाई ऐसे एल्कोहल और ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास अल्फा मेथाइल ग्रुप होते हैं, है ना। गिवन बाई एल्कोहल एंड कार्बोनिल कंपाउंड्स हैविंग अल्फा मेथाइल ग्रुप। अल्फा मेथाइल ग्रुप जिसके पास हो रहे हैं वो दे रहा है। ठीक है ना। तो अल्फा मेथाइल ग्रुप जैसे सच एज, ऐसे समझ लें एल्कोहल में जिस कार्बन से OH लगा है उससे CH3 लगा होना चाहिए, एंड CH3CO कार्बोनिल से CO लगा होना चाहिए, रिस्पेक्टिवली ये होने चाहिए। फिर जाके आइडोफॉर्म टेस्ट की जो कंडीशन होती है वो यहाँ पर सुटेबल होती है। 4 ऑप्शन दिए, आइए 1 बाई 1 ऑप्शन को हम देख लेते हैं। एथाइल मिथाइल कीटोन की बात कर रहा है, तो एथाइल मिथाइल कीटोन CH3CO CH2CH3। तो ध्यान से देखो CH3CO दिया हुआ है, बिल्कुल देगा। ठीक है, उधर देखो आपको दिया हुआ है अल्फा कार्बन, है ना, तो ये तो दे देगा। मतलब ये कंडीशन भी इसीलिए मैंने लिख दी है कि अगर ये टेंडेंसी है तो वो देंगे। बात आ रही है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की, तो इसमें भी यही चीज है, CH से OH लगा हुआ है, CH3 हो जाएगा। तो OH जिस कार्बन से लगा है उससे CH3 भी लगा हुआ है, तो ये भी दे देगा। ठीक है ना। अब बात आती है 3-methyl-2-butanone की, तो 3-methyl-2-butanone की जब हम बात करते हैं तो आप देख सकते हो ये CH3 हो गया, ये CO हो गया, इधर भी लगा हुआ है, तो ये भी दे देगा। तो बचा कौन अपने पास, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। सर आइसोब्यूटाइल भी बना दीजिए जब सब बनाए गए हैं। तो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल जो होता है, ठीक है ना, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल ऑब्वियस सी बात है 4 कार्बन और फिर OH। अब जिस कार्बन से OH लगा है उससे CH3 नहीं लगा है, उसके बगल वाले से लगा है, तो उससे तो लगा नहीं है, तो यही ऑप्शन बेटा हो जाएगा जो एक्सेप्ट वाला है। बाकी सब आइडोफॉर्म प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन 4th ऑप्शन नहीं कर सकता। क्या ये बात समझ में आ गई? उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। आगे चल रहे भैया, क्वेश्चन नंबर 82 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। स्ट्रेंथ आपसे पूछ रहा है ग्राम पर लीटर में 12 ml विच न्यूट्रलाइजेस 15 ml ऑफ N/10 सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। देखिए ऐसे सवाल अगर हम देखते हैं, यहां पर हम सबसे पहले H2SO4 लिखेंगे और उधर आप देखो NaOH दिया हुआ है, NaOH कर लिया है। ठीक है ना। अब यहां पे आपसे स्ट्रेंथ पूछ रहा है इसकी, और 12 ml जो न्यूट्रलाइज करता है 12 ml है। मान लो इसकी नॉर्मेलिटी N है और इसके लिए क्या दिया है 15 ml ऑफ N/10 ये दिया हुआ है। हम सब लोग नॉर्मेलिटी इक्वेशन को पढ़ते हैं, N1V1 बराबर N2V2, तो यहां से पहले हम N निकाल लेंगे, इंटू 12 बराबर N2 कितना है 1/10 इंटू ये कितना है 15 है, आप देख सकते हैं। ठीक है ना। तो यहां से N की वैल्यू निकाल लेनी है। अगर N की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये 5 और ये 4, तो N बराबर 5/40 मीन्स 1/8 आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। ठीक है ना।
हाँ सही तो है, 1/8 आ जाएगा। अब यहां से निकालना क्या है, स्ट्रेंथ निकालना है। क्या निकालना है, स्ट्रेंथ निकालना है। तो स्ट्रेंथ बराबर n इंटू ई हो जाएगा। अब n कितना आया, 1/8। ई कितना आ जाएगा, तो इसके लिए 98 है मॉलिक्यूलर वेट, और इसका VF वैलेंस फैक्टर 2 हो जाएगा, क्योंकि H प्लस इसमें कितने हैं, 2 हैं। तो 98/2 हो गया, तो 49 हो गया। तो 49/8 यहाँ से ये आंसर आ जाएगा 49/8। तो 8 6 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा होगा, 6.1। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा है। ठीक है ना, देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं भैया। ठीक है ना, फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे 82 में। क्लियर है, जल्दी से बता दीजिए, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 83, 25 ml of n/10 caustic soda solution neutralizes 20 ml of an acid containing इतना ग्राम ऑफ एसिड पर लीटर। इक्विवेलेंट मास पूछा है, सवाल को घुमा दिया है। कई बार आपसे मैंने कहा कि ग्राम इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट अगर आपको आते हैं तो आप यकीन मान के रखिए, आपके लिए फिजिकल केमिस्ट्री में जो सवाल होते हैं बहुत आसान हो जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कास्टिक सोडा ले रहे हैं, यहाँ पर एसिड ले रहे हैं, तो इनके लिए हम ग्राम इक्विवेलेंट को क्या कर देंगे, हम सेम कर देंगे। और नॉर्मेलिटी इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर अपने को आप देख सकते हो ये दिया हुआ है, तो नॉर्मेलिटी इक्वेशन लगाना थोड़ा मुनासिब रहता है एक में। तो कास्टिक सोडा में n इंटू VML अगर हम यहाँ करेंगे, तो एसिड में अब आप देख सकते हो, एसिड में क्योंकि यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है। तो एसिड में अगर वेट दिया हुआ है तो पहले तो n इंटू VML यहाँ पे भी करेंगे। अब नॉर्मेलिटी का आप जानते ही हो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है। ठीक है ना, तो ये कितना है बेटा, ये n है 1/10, V कितना है 25। अब यहाँ पे n के लिए क्या है, n के लिए W/E ग्राम इक्विवेलेंट होता है, उसके बाद वॉल्यूम लीटर में होता है, इंटू VML हो जाता है। ठीक है ना, अब ये हो गया 2.5। आप देखिए 25 को 10 से डिवाइड किया, कितना हो गया, 2.5 हो गया। अब 2.5 बराबर, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, W/V इंटू 1/E इंटू VML। अब V कितना है, एसिड का 20 ml है, तो बेटा ये तो 20 हो गया। अब जरा ध्यान से देखना, ये लीटर में था बेटा, है ना, सॉल्यूशन का वॉल्यूम था। अब आपसे कह रहा है एसिड का जो अमाउंट है पर लीटर कितना है, 7.875 ग्राम। ठीक है ना, ये दिया हुआ है, तो W/V की जगह ये रख देंगे। तो 2.5 बराबर 7.875 इंटू 1/E इंटू 20। यहां से ये बात निकल के आ गई है। अब यहां से जब E सॉल्व करते हैं तो बेटा 63 आ जाता है। क्या आ जाता है, 63 आ जाएगा। आप देख सकते हो भैया, E कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन आ जाएगा 83 में। सवाल को घुमाया गया, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट आपसे पूछ लिया गया यहां पर। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल वे में करवा रहा हूं, जिससे आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ सके। समझ में आ रहा है ना सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 की बात कर रहे हैं। आपसे कह रहा है यहां पर सैंपल ऑफ Na2CO3.1 वाटर वेइंग 0.62 इज एडेड
एडेड टू 100 ml ऑफ 0.1 N सल्फ्यूरिक एसिड। आपसे कह रहा है रिजल्टिंग सोल्यूशन कैसा होगा, तो ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लो, क्योंकि यहां पर जिसका ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा हो जाएगा नेचर वैसा ही माना जाएगा, ठीक है ना। तो आइए ग्राम इक्विवेलेंट हम सबसे पहले इसके लिए निकालते हैं, सोडियम कार्बोनेट के लिए। ग्राम इक्विवेलेंट में फार्मूले तो बहुत होते हैं, यहां पर हम क्योंकि वेट दिया है तो W/E वाला फार्मूला लगाना चाहते हैं। अब इक्विवेलेंट वेट के लिए मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। Na2CO3.H2O 23 × 2 + 12 + 16 × 3 + 18, तो ये हो गया 46 + 12 + 48 + 18, तो 60, तो ये 106 और 18 124 आ गया मॉलिक्यूलर वेट, और इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा यहाँ पर m/2, ठीक है ना। तो 124/2 ये हो गया 62 आ जाएगा, तो इक्विवेलेंट वेट इसका 62 आ गया, आप देख सकते हो भैया, ठीक है ना। 0.01 आ जाएगा, है ना, ये आसान हो गया बहुत। अब ग्राम इक्विवेलेंट आप इसका देख लो, मुझे नहीं लगता कहीं पर किसी को भी दिक्कत होगी। तो ग्राम इक्विवेलेंट अब एसिड के लिए निकाल लो। ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है ना, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। मिली इक्विवेलेंट होता तो ml में होता, अब यहां ml में है तो लीटर बदलना पड़ेगा। तो कितना दिया नॉर्मेलिटी, 0.1 × 100/1000, तो बेटा ये भी कितना आ जाएगा, 0.01 आ जाएगा। अब दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट सेम है ना, तो दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट सेम है, तो ये कैसा हो जाएगा, सेम ग्राम इक्विवेलेंट। तो ये कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। वीकली एसिडिक गलत, बेसिक गलत, न्यूट्रल सही, स्ट्रांगली एसिडिक गलत। क्लियर हो गया होगा सवाल, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन 84 में 85, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट आर रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज। फिर से आपसे वही बात, ग्राम इक्विवेलेंट मिली इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट आपको अगर आते हैं तो आप आसानी से कर सकते हो भैया, ठीक है ना। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, W/E इक्विवेलेंट वेट होता है बराबर नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर बराबर मोल इनटू वैलेंस फैक्टर। मिली इक्विवेलेंट W/E × 1000 N × V ml बराबर मिली मोल इंटू VF, ठीक है ना। अब क्योंकि यहां पर आपको दिया हुआ है ml में, तो आप आराम से बता सकते हो हाउ मैनी ग्राम। तो NaHCO3 हम सब लोग जानते हैं, NaHCO3 के लिए पहले इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, 23 + 1 + 12 + 16 × 3, तो ये कितना हो गया भैया, 24 + 12 + 48, 60 और ये 84 हो गया। कितना हो गया, 84, ठीक है ना। अब Na+ है, चार्ज 1 है, तो इक्विवेलेंट वेट यहां यही हो जाएगा। न्यूट्रलाइज करने के लिए तो मैं बोलूंगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 मस्ट बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। मिली इक्विवेलेंट सेम होते हैं, ठीक है ना, ये सब लोग जानते हो। तो यहां पर अगर मिली इक्विवेलेंट हम सेम कर देंगे, हमें ये चाहिए W, तो W/E × 1000 बराबर N × VmL। अब W तो निकालना है, E है 84 × 1000 कर दिया, N कितना दिया हुआ है 0.090 × 1,
तो भैया यहां से आपको निकाल लेना है, W आएगा 0.0075 आ जाएगा। ये होगा पूरा तरीका। अभी पिछले सवाल भी इन्हीं सीक्वेंस में किए हम लोगों ने, ठीक है ना। ग्राम इक्विवेलेंट जो होते हैं वो सेम हो जाते हैं या मिली इक्विवेलेंट। जैसे पिछले सवाल में हमने आपसे एक बात और बताई थी, कहाँ गया जिसमें इक्विवेलेंट वेट पूछा था, हाँ आपसे इक्विवेलेंट वेट पूछा था। तो आप देखिए कास्टिक सोडा और एसिड है, दोनों के यहाँ पर भी क्या होंगे, ग्राम इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। इसी आधार पे ये सवाल लगा है, इसी आधार पे पहला सवाल लगा था, इसी आधार पे इसके बाद वाला सवाल है और ये वाला सवाल भी है, ठीक है ना। तो यहां पर आंसर बेटा जो है ये आ जाएगा 7.5 इंटू 10⁻³ ग्राम। तो थर्ड ऑप्शन के साथ हम लोग जा रहे हैं 85 में, 85 में बेटा थर्ड ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, ठीक है ना। आप देख सकते हो, अब देखो 1 मोल H2SO4 है, कह रहा है एग्जैक्टली न्यूट्रलाइजेस। तो अगर उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट होंगे, सेम ग्राम इक्विवेलेंट निकल आएंगे तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, एल्स नहीं होगा कंप्लीटली। तो ग्राम इक्विवेलेंट सबसे पहले इसके निकालो, मोल इंटू वैलेंस फैक्टर, मोल है 1, वैलेंस फैक्टर 2, तो ग्राम इक्विवेलेंट 2 आ गए। तो एग्जैक्टली के लिए 2 होना चाहिए। 2 मोल अमोनिया के लिए ग्राम इक्विवेलेंट 2 इंटू 1, ये 2 क्या इसको कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा। इसके भी ग्राम इक्विवेलेंट निकालो, मोल कितने हैं 1, वैलेंस फैक्टर कितना है OH माइनस कितने हैं 2 हैं, तो 1 इंटू 2 कितना हो गया 2 हो गया। ये भी बेटा कर लेगा। 0.5 इसमें ग्राम इक्विवेलेंट निकालो, 0.5 मोल हैं, OH इसमें भी कितने हैं 2 हैं, ये होगा 1, ये नहीं कर पाएगा, सी ऑप्शन नहीं कर पा रहा है। आइए इसको देखिए, ग्राम इक्विवेलेंट अब की हो जाएगा मोल इंटू VF, OH माइनस 1 है तो इंटू 1 हो गया 2। सर ये भी कर लेगा, तो सी नहीं कर पा रहा है, सी नहीं कर पा रहा है, तो थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। ए ओनली कर रहा है, गलत हो गया। ए और बी कर रहा है, गलत हो गया। ए बी और डी कर रहा है। हम जाएंगे फोर्थ ऑप्शन के साथ। समझ में आ रहा है क्या, जल्दी से बताएं, समझ में आ रहा है बेटा, जल्दी से बताइए, समझ में आ रहा है ना आपको। फोर्थ ऑप्शन के साथ 87 में चलेंगे, KMnO4 रिएक्ट विद ऑक्जेलिक एसिड आपको दिया हुआ है। अब फिर से वही बात कहूंगा, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट और मिली इक्विवेलेंट सेम होंगे, ठीक है ना। दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट और मिली इक्विवेलेंट क्या होंगे, सेम होंगे। रिएक्शन दी है, कह रहा है 20 ml आपको ये दिया है इज इक्विवेलेंट टू। तो यहां पर अगर रिएक्शन करनी है तो ग्राम इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट जो होंगे, एक मिनट, मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 मस्ट बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है ना। अब यहां पर अगर हम देखेंगे KMnO4 के लिए मिली इक्विवेलेंट N इंटू VML, और ये भी इधर भी यही हो जाएगा, है ना। तो इसका सबसे पहले हम निकाल ले रहे हैं, N कितना दिया है। अब नॉर्मेलिटी बराबर होता है मोलैरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर। अब आप ध्यान से देखो, MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में Mn2 प्लस में जा रहा है, तो जरा ध्यान से समझिएगा, ये जा रहा है Mn2 प्लस में, तो 7 से 2 में जा रहा है, चेंज हो रहा है 5 का, वैलेंस फैक्टर 5, ठीक है ना। तो नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी कितना है 0.1 इंटू 5,
तो नॉर्मेलिटी बराबर 0.5 हो रहा है। क्या हो गई भैया? 0.5। समझ गए कि नहीं? अब इसके मिली इक्विवेलेंट क्या होंगे? तो n इंटू वी एम एल। n कितना दिया है? 0.5। v कितना दिया है? 20 दिया हुआ है। आप देख लीजिए, तो ये कितने आ जाएंगे? 10 आ जाएंगे। कितना आ गया? ये 10। अब इक्विवेलेंट है तो जिसकी वैल्यू 10 यहां पर आ रही होगी उसी के इक्विवेलेंट होगा यहां पे, ठीक है ना? जिसके लिए भी यहां पर वैल्यू आ रही है, अगर उसके ग्राम इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट, तो मिली इक्विवेलेंट के लिए हम फिर से लिख दे रहे हैं, क्योंकि नॉर्मेलिटी हमें नहीं दी है, मोलैरिटी दी हुई है। तो नॉर्मेलिटी का फार्मूला होता है मोलैरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर और इंटू वी एम एल, है ना? तो मोलैरिटी देखो कितनी दी हुई है, मोलैरिटी इसकी है 0.25, वैलेंस फैक्टर हो गया 2, वैलेंस फैक्टर कितना हो गया? 2 इंटू वी एम एल कितना है? वी कितना है? 120। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो 120 का 0.5 ये हो गया 30, ये हो गया 60। गलत हो गया, पहला तो गलत हो गया, 60 आ रहा है। दूसरा देखो 0.1 इंटू 2 इंटू 150, ठीक है ना? तो ये 30 हो गया, ये भी गलत हो गया। अब आइए तीसरा 0.1 इंटू 2 इंटू 50, 100, ये 10 हो गया। बिल्कुल सही, दोनों के देखो मिली इक्विवेलेंट सेम आ गए। थर्ड ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा भैया। और ये देखो 0.2 इंटू 2 इंटू 50, ये 20 आ जाएगा, ये भी गलत हो गया। तो थर्ड ऑप्शन, चारों ऑप्शन डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए थर्ड ऑप्शन के साथ हम लोग जा रहे हैं। किसके साथ जा रहे हैं? थर्ड ऑप्शन के साथ। क्वेश्चन नंबर 87 में 88 की बात करते हैं। An aqueous solution of 6.3 gram oxalic acid dihydrate is made up to 250 ml। द वॉल्यूम आपको जो है वो पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम, क्योंकि यहां नॉर्मेलिटी मेंशन है NaOH की, तो ऑक्जेलिक एसिड की निकालनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमको यूज करना पड़ेगा मिली इक्विवेलेंट इक्वेशन। दोनों के मिली इक्विवेलेंट क्या होंगे? सेम हो जाएंगे। तो यहां पे ऑक्जेलिक एसिड के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो नॉर्मेलिटी क्या होती है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट और वॉल्यूम इन लीटर। तो ये कितना है? 6.3, और इसका इक्विवेलेंट वेट भी कितना होता है? इक्विवेलेंट वेट होता है 63 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ये 250 ml है, तो 1000 से डिवाइड करेंगे लीटर में ले जाने के लिए, तो यहां से n आ जाएगा 0.4, 0.4 आ जाएगा भैया, ठीक है ना? 0.4 आ जाएगा। अब हम सब लोग जानते हैं N1V1 बराबर N2V2, ठीक है ना? अब नॉर्मेलिटी यहां से आ गई है। नॉर्मेलिटी कितनी आई ऑक्जेलिक एसिड के लिए? 0.4 आ गई है। कह रहा था वॉल्यूम ऑफ 0.1 NaOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन। तो ये तो 10 हो गया, और इसकी नॉर्मेलिटी 0.1 दी है, इसकी वॉल्यूम आपसे पूछी है, तो 4 हो गया, 0.1 हो गया इंटू V हो गया। तो अब यहां से जो V है 40 ml आ जाएगा। निकाल लीजिए भाई। तो ना दूसरा है, ना तीसरा है, ना चौथा है, पहला है, ठीक है ना?
पहला ऑप्शन है, आप देख सकते हो भैया, पहला ऑप्शन है यहां पर, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं 89 की। 89 की बात करते हैं। 0.5 ग्राम, इसको सेकंड कर लीजिए, 132 लिखा है, 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शन होने चाहिए ना। 0.5 ग्राम ऑफ एन ऑक्सलेट वाज डिसॉल्व इन वाटर एंड द सॉल्यूशन मेड टू 100 ml on titration, 10 ml of this solution required, 15 ml of N/20 KMnO4 परसेंटेज आपसे पूछ रहा है। फिर से वही कहूंगा, मिली इक्विवेलेंट दोनों के क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सलेट बराबर मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, ठीक है ना। तो ये कितना दिया बेटा, ये 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन है ना। तो 10 इंटू n बराबर इधर कितना दिया है, 15 इंटू 1/20, तो यहां से n आ जाएगा 3/40, आप निकाल लीजिए। n कितना आ जाएगा, 3/40 आ जाएगा, नॉर्मेलिटी आ जाएगी ऑक्सलेट के लिए। अब स्ट्रेंथ हम निकालेंगे, किसकी है, ऑक्सलेट की। तो नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट, तो 3/40 और इक्विवेलेंट वेट 44 हो जाएगा, आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां पे जब सॉल्व करेंगे तो स्ट्रेंथ आएगी 3.3 ग्राम पर लीटर, ये आ जाएगी स्ट्रेंथ 3.3 ग्राम पर लीटर। तो 1 लीटर में कितना है, 3.3 ग्राम है। तो आपसे पूछा किसमें, आपसे पूछा है 100 ml। तो 100 ml में, तो 1 लीटर मतलब 1000 ml में कितना है, 3.3 ग्राम। तो 100 में कितना होगा, सीधे सीधे हो जाएगा 0.33। अब 0.33 ग्राम हो गया। अब आपसे पूछा क्या, परसेंटेज पूछा है, तो दिया आया कितना 0.33, दिया कितना 0.5, बस आराम से हम लोग निकाल लेंगे। तो परसेंटेज ऑक्सलेट की जब हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 0.33 अपॉन 0.5 इंटू 100, 66% आंसर आ रहा है भैया। सेकेंड ऑप्शन के साथ जाएंगे, 66% आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन, 66% वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, कैलकुलेशन है, बस याद रखो ग्राम इक्विवेलेंट और मिली इक्विवेलेंट, और उन पे आप क्वेश्चन करते जाइए, क्वेश्चन लगाते जाइए, आंसर आते चले जाएंगे, ठीक है ना। बात समझ गए, चलिए बहुत बढ़िया है ना। चलिए, हाउ मैनी ml ऑफ 0.05 m KMnO4 solution are required to oxidize 2 ग्राम ऑफ FeSO4 in a dilute solution। तो KMnO4 जो होगा एसिडिक मीडियम में, FeSO4 है, तो आप ध्यान से समझो, Fe यहाँ पे 2+ में है, तो Fe 3+ में ही तो जाएगा, और सल्फेट में यहाँ सल्फर तो ऑलरेडी 6 में है, तो अब 6 से ज़्यादा तो जा नहीं सकता है ना। तो यहाँ वैलेंस फैक्टर 1 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और FeSO4 के लिए आइए निकाल लेते हैं इक्विवेलेंट वेट पहले। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, 56 + 32 + 16 × 4, 152 हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, 152/1, 152 ही आ जाएगा, ठीक है ना। अब दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट
मिली इक्विवेलेंट सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इस सवाल में देखिए कह रहा है हाउ मैनी ml, तो यहां पर KMnO4 के लिए पहले नॉर्मेलिटी अगर हम निकालें, ये जो दिया हुआ है आप जानते हो नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर, ये कितना दिया है 0.05। वैलेंस फैक्टर KMnO4 एसिडिक मीडियम में किस में जाता है, अभी बताया था Mn2+ में जाता है। वैलेंस फैक्टर कितना आता है, 5 आता है। अभी 3-4 सवाल पहले हम लोगों ने किया है ये, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 0.25 आ जाएगा। नॉर्मेलिटी कितनी आ गई 0.25 आ गई। कितनी आ गई भैया 0.25 आ गई। ठीक है, अब यहां पर हम लगा दे रहे हैं कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4 बराबर मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, तो ये कितना हो जाएगा W/E। अब W आपको कितना दिया है 2 ग्राम, तो सबसे पहले तो W/E इंटू 1000 बराबर यहां से N इंटू VML, यही तो होगा। W कितना दिया है बेटा 2 दिया है, E कितना दिया हुआ है 152 दिया है, ये तो 1000 हो गया भाई। ये कितना दिया है 0.25 दिया है। VML आपसे पूछा है, आराम से निकल के आ जाएगा। VML कितना आ रहा है भाई, देख लीजिए, यही आ रहा है, यही आ रहा होगा सभी का। ठीक है, तो यहां से सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा VML आ जाएगा 52.7 ml। ठीक है ना, आप देख सकते हो यहां से इजी है, कैलकुलेशन है सिर्फ, बाकी सवाल में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके लिए कुछ नया हो। ठीक है, देख लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है। फाइनली जो सॉल्व होता है, जो V आता है वो कहाँ से आता है मैं बता भी दे रहा हूँ आपको। इसको जब सॉल्व करते हैं तो V आता है 13.157 अपॉन 0.25, तो ये 52.6 आ जाता है। ठीक है, उसके नियर अबाउट आता है 67 आता है, तो हम लोग 52.7 को करेक्ट मान लेते हैं, एक्चुअल ये आता है। ठीक है, तो बेटा ए ऑप्शन के साथ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 90 में। क्वेश्चन नंबर 90 में ए ऑप्शन के साथ हम लोग जा रहे हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं। इन द टाइट्रेशन ऑफ HCl अगेंस्ट NaOH फिनोप्थलीन इज यूज्ड एज सुटेबल इंडिकेटर। बिल्कुल ठीक बात है भैया, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, फिनोप्थलीन यूज्ड होता है सुटेबल इंडिकेटर के लिए। एसिड है तो pH जो है वो कम हो जाएगा 7 से, और NaOH है तो 7 से ज़्यादा हो जाएगा। तो फिनोप्थलीन इंडिकेटर के रूप में यूज होता है, बात बिल्कुल सही है। फिनोप्थलीन इज पिंक कलर इन बेसिक मीडियम, बात बिल्कुल सही है, लेकिन बेटा जो रीजन है वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। रीजन में होना चाहिए कि क्योंकि यहाँ पे एसिड और बेस मेंशन किया गया है ना, तो यहाँ पर पीएच के बारे में दिया होना चाहिए। पीएच दिया होता 8 से 10, पीएच के बारे में जानकारी दी जाती तो पीएच इसका रीजन होता। ठीक है ना, फिनोप्थलीन यूज हो रहा है पीएच की वजह से। ठीक है, तो फिनोप्थलीन इंडिकेटर पीएच की वजह से हो रहा है, पीएच वैल्यू की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे कलर दिया हुआ है, हालांकि स्टेटमेंट सही है लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है ना। फिनोप्थलीन में अगर हम NaOH डालते हैं तो ये पिंक हो जाता है, सब लोग जानते हैं। अगर एक्सेस में डाल देते हैं NaOH तो बेटा ये कैसा हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। और कलरलेस जैसे ही हो गया है, कलरलेस हो गया है, आप देख सकते हो, है ना। और एसिडिक में जो है कलरलेस हो जाता है, एसिडिक न्यूट्रल में। तो यहाँ पर स्टेटमेंट दोनों सही हैं लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो सर करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा, रीजन क्या होना चाहिए, पीएच वैल्यू को मेंशन करना चाहिए था। ठीक है, तो यहां पर फोर्थ ऑप्शन होगा, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज अ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 92, 2 कलरलेस गैसेस ऑन मिक्सिंग फॉर्म
डेंस वाइट फ्यूम। बहुत सिंपल सी बात है, बात हो रही है अमोनियम क्लोराइड की, जो कि फॉर्म होती है NH3 और HCl मिला के बनता है, ठीक है ना। याद रखिएगा भैया। ठीक है, चलिए 93 इन द रिएक्शन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंस फैक्टर। आयोडीन का पूछा है, आयोडीन पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? यहाँ 0, यहाँ कितनी है? -1। तो I2 से I माइनस जा रहा है, 0 से -1, वैलेंस फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 माइनस -1, वैलेंस फैक्टर 2 हो जाएगा। एक आयोडीन के लिए 1 का है तो 2 के लिए कितना हो जाएगा? 2 का चेंज हो रहा है, तो बेटा इक्विवेलेंट वेट इसके लिए हो जाएगा m/2। क्या हो जाएगा? m/2। सेकेंड ऑप्शन 93 का सेकेंड ऑप्शन बड़ा फंडामेंटल और सिंपल सवाल है। कौन सा सल्फाइड येलो होता है? टेस्टिंग में आपको बताया है, रैपिड फायर में भी बताया गया है। अगर जिंक सल्फाइड की बात करते हैं तो ये वाइट होता है, कैडमियम सल्फाइड की बात करते हैं येलो होता है, निकिल और कोबाल्ट के सल्फाइड बेटा ब्लैक होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे आपसे क्या पूछ रहा है? येलो किसका है? गो विथ कैडमियम सल्फाइड, ठीक है। बोरॉक्स बीड टेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म? सोडियम मेटाबोरेट, सब लोग जानते हैं बोरॉक्स, Na2BO4O7.10H2O, हीट किया, वाटर अलग हो गया, क्या बचा? Na2B4O7, फिर से किया, क्या बना? 2NaBO2, ठीक है ना, प्लस B2O3, मेटाबोरेट, सोडियम मेटाबोरेट। B2O3 का नेचर पूछा जा सकता है, एसिडिक होता है, याद रखिएगा। फिर इसका रिएक्शन कोबाल्ट वाले से भी करवाते हैं, है ना। मेटाबोरेट, चलिए। अ रेड सॉलिड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। हाउ एवर इट बिकम्स soluble if Ki is added to water. Heating the red solid in a test tube result in a liberation of same violet color fume and droplets of metal appear on the parts of test tube. The red solid is, देखिए एक बात मैंने आपसे बताई थी, अगर कोई सॉल्ट हीट करने पर मेटल दे रहा है तो वो मेटल जो है हापा मेटल्स हो सकते हैं, हापा मेटल्स हो सकते हैं। हापा मतलब क्या होता था जान लीजिए, हापा मतलब Hg, A से Ag, P से Pt और A से Au, ये होते हैं, है ना। अगर इनके सॉल्ट हम हीट करते हैं तो वही मेटल्स अपने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। और आफ्टर हीटिंग वॉयलेट कलर फ्यूम्स जो होती है, यहाँ पे दिया हुआ है कि आफ्टर हीटिंग द रेड सॉलिड इन अ टेस्ट ट्यूब रिजल्ट इन अ लिबरेशन ऑफ वॉयलेट कलर फ्यूम्स, जो कि आयोडीन के कन्फर्मेशन को बता रही है। किसको बता रही है? आयोडीन के कन्फर्मेशन को बता रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो Hg, Ag, Pt, Au में जनरली ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है, सामान्यता। तो अमोनियम में इनमें से कोई नहीं है, Hg के 2 ऑप्शन हैं, लेकिन क्योंकि आयोडीन भी है तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं कैसे। HgI2 अगर होता और Ki से रिएक्शन कराते, इफ Ki इज एडेड,
तो यहां से K2HgI4 बन जाता है ना। और अगर इसको हम हीट करते हैं तो Hg और I2 निकलता है, ठीक है। तो Hg2+ हो और 2I- हो, ये HgI2 का PPT बनाता है स्कारलेट रेड कलर का, ठीक है, स्कारलेट रेड कलर का। तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। देख सकते हैं सेकेंड ऑप्शन के साथ हम लोग यहां पर जाएंगे। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए क्या कह रहा है। विच रिएजेंट इज यूज टू रिमूव सल्फेट एंड Cl- फ्रॉम क्लोरीन। देखिए अगर हम बात करते हैं जो लेड के सल्फेट होते हैं, लेड के क्लोराइड होते हैं, मतलब PbSO4 एंड PbCl2 आर इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, हैंस जो लेड नाइट्रेट होता है ये यूज होता है रिमूव सल्फेट एंड क्लोराइड माइनस, ठीक है। लेड नाइट्रेट बेटा दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन में, देख लीजिए कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है। 98 की बात कर रहे हैं। व्हेन H2S इज पास्ड थ्रू अ मिक्सचर कंटेनिंग, ये दिए हुए हैं, इन एसिडिक सोल्यूशन, देन आयन विल प्रेसिपिटेट। तो देखो जो Cu2+ होता है इज पास्ड थ्रू द मिक्सचर हैविंग, ये सारे आयंस इन एसिडिक सोल्यूशन, तो जो आयन होता है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो Cu2+ जो है पास हो रहा है, Cu2+ इज पास थ्रू, इज पास्ड थ्रू मिक्सचर हैविंग Ni2+, Zn2+, Cu2+, ठीक है। इन एसिडिक solution the ion will precipitate, ठीक है। और इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, जो यहां पर अगर हम बात करते हैं H2S दिया हुआ है, तो एसिडिक मीडियम में H2S का जो आयनाइजेशन है वो सप्रेस होगा, तो जिससे जो सल्फाइड आयन है वो लेस नंबर में प्रोड्यूस होंगे, ठीक है ना। तो Cu2+ का प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा, ठीक। तो यहां पर बेटा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा Cu2+। लायोफोबिक कोलाइड्स आर, देखिए स्टेटमेंट बेस्ड है। लायोफिलिक मतलब लिक्विड लविंग, लायोफोबिक मतलब लिक्विड हेटिंग, है ना। तो लायोफिलिक की बात करते हैं, ये होते हैं रिवर्सिबल कोलाइड्स। लायोफोबिक की बात करते हैं, इरिवर्सिबल कोलाइड्स। तो लायोफोबिक होते हैं इरिवर्सिबल कोलाइड। सेकेंड के साथ जा रहे हैं, सेकेंड के साथ हम जा रहे हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कौन सा है। कलर ऑफ लेड सल्फाइड इज येलो, गलत बात है। लेड सल्फाइड जो होता है ब्लैक होता है। कलर ऑफ लेड आयोडाइड प्रेसिपिटेट इज येलो, सही होता है। अभी बात करी थी निकिल सल्फाइड का, ये ब्लैक होता है। अभी बात करी थी PbSO4 वाइट होता है। तो तीन सही है, पहला इनकरेक्ट है भैया,
ठीक है ना। पहला क्या है, इनकरेक्ट है। तो ये डिस्कशन था केमिस्ट्री का, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीटली डिस्कस हो गए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।